तो जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं और एक्चुअल में भी उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो उसको किस तरीके से ग्रास्प करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो इफेक्टिव बनो ना। राइट। आपको कौन सा हिस्टोरियन बनना है, आपको कौन से अपने व्यूज डेवलप करने हैं हर चीज के ऊपर। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हिच पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंस तो था, आता वो कुछ नहीं सबसे था। ज्यादा जरूरी। जैसे आपने पेपर दिया, अब कॉन्फिडेंस या तो इंक्रीज होगा या शेक होगा या डिस्ट्रॉय होगा। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर प्लान भी ना हो ना, तो प्लान ही सक्सेसफुल होता है। जब आपके पास गाइड करने के लिए आसपास वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो आपको हर चीज फेल होके ही सीखनी पड़ेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एज अ पेरेंट कि इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोंट ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम ऑफ सीबीएसई और एनी अदर, वैसा एग्जाम नहीं है। हम ना एक एवरेज स्कूलिंग स्टूडेंट हैं या हम लोग चिल्ड्रन हैं, तो क्या हम यूपीएससी दे सकते हैं? टैलेंट का रोल है, बट इट्स वेरी स्पेसिफिक। हर फोटोकॉपी शॉप वाला आपको स्ट्रेटजी समझा मिल जाता है, मैं बताऊं क्या करना है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तरीका है, देयर इज नो अदर। मेंटरशिप की कितनी वैल्यू आपको क्या लगता है? फेलियर के बाद मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इंग्लिश ऊपर नीचे है, दिक्कत बहुत आएगी। तो आउट ऑफ 7 पेपर्स जिनके मार्क्स जुड़ते हैं मेंस में, हाँ जी। 2 पेपर्स में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर उस बच्चे का वो वीक है, तो आप सोचिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट पहले लैंग्वेज सीखने में दे देना, फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छा करेगा। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कारवां द एडशाला वे। कारवां एक सफ़र है जहां हम रियल लोगों की रियल कहानियां सुनते हैं, उनके स्ट्रगल्स, सेटबैक्स, सैक्रिफाइसेस, टर्निंग पॉइंट्स और ब्रेक थ्रूज को समझते हैं, ताकि उनकी जर्नी से ऐसी विजडम निकल सके जो हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट, हर ड्रीमर के काम आ सके। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, किसी के लिए कंफर्ट जोन से और किसी के लिए बैटलफील्ड से। आज हम एक ऐसे वॉरियर से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपने के लिए सबसे पहले अपनों को ही कन्विंस किया। गांव से शहर आए, लैंग्वेज बैरियर फेस किया, एक्सेंट को लेके जजमेंट झेली, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखी, मल्टीपल फेलियर्स फेस किए, लेकिन गिव अप नहीं किया। 5 बार प्रीलिम्स में 130 प्लस स्कोर मेंटेन किया, यूपीएससी मेंस एसए में 152 मार्क्स स्कोर किए और एक सिक्योर जॉब रिजाइन करके टीचिंग और मेंटरशिप को अपना लाइफ का मिशन बनाया। हेलो सर, वेलकम टू कारवां द एडशाला वे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआती दिनों की बात करते हैं। हर बड़ा सपना एक छोटी उम्मीद से शुरू होता है। आपका भी सपना था बाहर पढ़ने जाने का। तो जो एक्चुअल लड़ाई होती है ना, वो बाहर की बाद में होती है और घर से पहले होती है। तो क्या सब पर्सपेक्टिव थे आपके घर वालों के? क्या वो हेजिटेंट थे? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? तो देखिए, मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो विलेज से है। मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हरियाणा से। तो वहाँ पे इनिशियली अब जो स्कूल का लेवल था वो थोड़ा ऐसा था कि भाई हर किसी को 90% से ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, तो हम सब एक साथ टॉपर है ना, वी आर गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। तो मुझे वो एक चीज़ समझ में आने लगी कि यार इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे कहीं बाहर हॉस्टल में डाल दो। तो आई वॉज इन 4th क्लास। तो जैसे ही उनको ये चीज़ पता चली, उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम बहुत छोटे हो, अभी 4th क्लास में खुद से कह रहे हो बाहर जाना है ना। माई मदर इवेंचुअली, अब छोटा बच्चा है तो उनको भी लगा कि यार कैसे भेजेंगे इसको, मैं कैसे रहूँगी इसके बिना, लाइक दोज थिंग्स, राइट। सो इनिशियली मैंने हल्का सा उनको ये चीज़ इसलिए बताई बिकॉज मुझे पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड दैट्स वाई फिर थोड़ा बातचीत करने के बाद, इवन दो इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, जब एडमिशन के लिए गए वहाँ एडमिशन टेस्ट में फेल हो गए। है ना। तो सपने तो थे, लेकिन फेलियर देख लिया कि भाई ऐसा आसान नहीं है। और ये भी अच्छी चीज समझ में आ गई कि जो पढ़ रहे थे शायद उसका इतना रिलेवेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट करके एडमिशन टेस्ट स्टार्ट किया गया। अच्छी चीज ये थी कि उस टाइम पेरेंट्स के इंटरव्यू वगैरह ऐसे ड्रामा नहीं होता जो आज होता है ज्यादा अच्छे स्कूल्स के अंदर। तो इफेक्टिवली हो गया। स्कूल बाय द नेम ऑफ ऋषिकुल विद्यापीठ, सोनीपत में है। काफी अच्छा स्कूल है, मैं कहूँगा। वहाँ पे फोकस इज नॉट जस्ट ऑन लर्निंग बट एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत फोकस हुआ करता था। तो मेरी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो इनिशियली वहीं से स्टार्ट हुआ। सो आई वाज देयर फॉर 3 years, 4 से 6 क्लास तक। और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलना मेरा पूरा, जो बाद में मेरी यूपीएससी में हॉबी भी बनी, वहीं से बनी। इनफैक्ट दे यूज्ड टू टीच हॉर्स राइडिंग। तो और उन्होंने क्रिकेट पे बैन किया हुआ था, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। व्हाई? बिकॉज दे वर लाइक ये सब लोग कर रहे हैं, डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ।
हाँ, तो हम लोग छुप के क्रिकेट खेलते ओके। बाकी सब चीज़ अलाउड थी, आप बास्केटबॉल खेलो, कुछ भी सीखो, स्केटिंग वगैरह एक्सेट्रा। इनफैक्ट अब आज भी मुझे वो सपने की तरह लगता है कि भाई क्या दोज दिन थ्री थे? इयर्स हाँ, फादर इन्वेस्टेड अ लॉट इन दैट। राइट, मतलब बिकॉज ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बट इट वाज लाइक कि जितना भी था ही इन्वेस्टेड इन मी। राइट, फिर बाद में एक्चुअली क्या हुआ कि आफ्टर दोज 3 इयर्स मेरी फैमिली शिफ्ट हुई हरियाणा से दिल्ली। ओके। तो उस टाइम पे फिर मैंने कहा कि भाई नाउ यूर इन दिल्ली, तो लगभग एक ही जैसा एजुकेशन सिस्टम है, हुँ, तो अब मैं साथ ही रह लेता हूँ। सो ओके। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर दिल्ली आए, हुँ, दिल्ली 7th क्लास से 12th क्लास तक मेरा दिल्ली में ही रहा। ओके, इनफैक्ट मेरा जो 11th क्लास का स्कूल है वो यहाँ से पास में ही है, अच्छा, पंजाबी बाग में। ओके, तो लास्ट 2 इयर्स यहाँ पे थे, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया, पास नहीं हो पाए, एंड इट ओहो! वाज अ सेटबैक। इट वाज अ सेटबैक बिकॉज आप कुछ ड्रीम्स लेके चल रहे थे कि ये करेंगे, राइट, इवन दो मैं ये भी मानता हूँ आई वाज नॉट वेरी फोकस्ड। हुँ, मुझे वो क्लैरिटी भी थी कि ये होगा नहीं होगा, एक चांसेस पता होते हैं ना। राइट, तो 12th क्लास तक मुझे समझ में आ गया था कि भाई इवन दो आई कैन स्टडी, हाँ, बट इफ आई विल नॉट वर्क हार्ड तो जो टैलेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं है, राइट, तो इनिशियल ईयर्स की जो स्कूलिंग है अच्छी रही एक लेवल की, बट हाँ ये रियलाइजेशन भी रहा कि आई वाज नॉट यूजिंग द बेस्ट ऑफ माय पोटेंशियल। हुँ, तो वो लेकिन 100% एक ट्रुथ मेरे साथ साथ में चला, एंड दिस हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आई ओके, कैन डू इट बट नॉट लाइक दिस। राइट। फिर ये जो आईआईटी का आपको सेटबैक मिला, तो फिर दोबारा आपका मन किया कि नहीं, दोबारा ट्राई करके और फ़ोकस्ड होके देना पड़ेगा, और पेरेंट्स का इस पे क्या रिएक्शन था? क्या था कि भैया आपको कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही था, सो आई राइट, टुक टेक एडमिशन। उस टाइम मैंने ले लिया हाँ, अपना आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो पढ़ाई कर रहे थे, साथ में दिया मैंने दोबारा एग्जाम, हुँ, रैंक आई, लेकिन वो एक्सटेंडेड लिस्ट में आई। हुँ, और एक्सटेंडेड लिस्ट में फिर आपको पता है कि इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज उसमें मिलने वाला है विद इन आईआईटी आल्सो, बिकॉज़ हुँ, विद इन आईआईटी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, तो जो आपको ब्रांच चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो फिर हुँ, इतना कोई वैल्यू नहीं है उसका। हुँ, सेम थिंग हैपेंड विद इवन एआई ट्रिपल ई आल्सो। हुँ, एआई ट्रिपल में मेरा अच्छा रैंक आया था, बट फिर कॉलेज दूर का, अब तक एक साल यहाँ भी हो गया था, हाँ, एंड आई हैड रियलाइज्ड इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी। फर्स्ट ईयर में मुझे ये चीज़ पूरी समझ में आ चुकी थी कि इस फील्ड में मैं कुछ अच्छा बड़ा तो नहीं कर सकता। ओके, वो रियलाइजेशन हो चुका था, बिकॉज एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होती है। मेरे हाँ, दोस्त कोडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, राइट, मैं कोडिंग देख के मुझे समझ नहीं आता, मैं फिर मेरा फॉर लूप इसी में है, कैसे बाहर निकलना है ना। राइट, उन राइट, सब लोगों का लूप इस चीज में था कि नहीं कुछ अच्छा सॉल्व करना है। क्रैक कर देना, हाँ, हाँ, तो उनमें से जो लोग लिटरली बहुत अच्छा कर रहे थे, दे आर टुडे नाउ इन यूएस, दे आर इन कनाडा, दे आर लिटरली डूइंग वेल। हुँ, सो फर्स्ट ईयर में अंडरस्टैंडिंग योर लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, तो फर्स्ट ईयर मुझे दो चीज़ रियलाइज हुई। फर्स्ट, अगर अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो उस कॉलेज तक नहीं पहुंचोगे जहाँ पे जहाँ आप जाना जाना है, चाहते हो। सेकंड, इट्स गोइंग टू नो, नेवर गोइंग टू बी अ गेम जहाँ पे आपको हमेशा क्लैरिटी होगी लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हुँ, ऐसा नहीं था कि उसके बाद मुझे एकदम सिविल सर्विस के बारे में पता चल गया, नहीं, हुँ, उसके बाद भी 2 साल और लगे ये जानने में कि सीरियसली करना करना क्या क्या। है? तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। तो मतलब इससे ये मान के चलना है कि ऐसे सेटबैक नहीं लेना है, आपको खुद को कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं समझ आया, आ जाएगा, एक्सप्लोर करती रहनी है चीज़ें, राइट? एक्सप्लोर करना है और वेट करना है। हाँ, कभी भी क्लैरिटी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। राइट, इट्स जस्ट अबाउट आपको सही लोगों से मिलना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए, जो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरी फैमिली में एज सच एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही है नहीं, इन जनरल। और मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, जो आसपास के लोगों में, फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, ओके, तो एज सच कोई गाइड करने के लिए था भी नहीं। हुँ, तो जब आपके पास गाइड करने के लिए आसपास वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो आपको हर चीज़ फेल होके ही सीखनी पड़ेगी। राइट, राइट, ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था, मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग स्कूलिंग नहीं थी कि भाई वहाँ पे एवरीबडी इज मेरिटोरियस। हर कोई मेरी तरह मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से फाइट कर रहा है, हुँ, कोई सक्सेसफुल हो पा रहा है, किसी को जो चीज़ चाहिए उसी को वो चीज़ मिल गई है, राइट, किसी ने कर ली उसके बाद रियलाइज हो ये तो चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली, सो इंजीनियरिंग में मेरे साथ यही हुआ कि भाई इनिशियल ईयर्स में आई डिड ओके ओके इन दी, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में तो सेकंड सेमेस्टर से मेरी फेल होना भी स्टार्ट कर दिया था मैंने, ओके, बढ़िया से। 3-4 में फेल हो गया, फिर एक बार फिर से फेल हो गया, और अगले साल तक ये भूल गया कि मैं फेल हुआ था। तो आई एम वेरी, वो समझ ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली सिचुएशन आती है फेलियर को लेकर, हो रिग्रेट गया। नहीं था कोई कहीं, क्योंकि ये करना ही चीज मैंने नहीं है। कभी सोची नहीं, मैंने कहा जो हो गया लेट इट बी, हाँ, जो आगे है उस पर फोकस करते करते हैं। हैं, राइट।
तो वैसे ये चीज़ भी है, जो हम लेसन्स खुद से लेते हैं, खुद से फेलियर कोई पीछे नहीं होता ना, तो उससे हमें लाइफ का जो पर्सपेक्टिव होता है वो और अच्छी तरीके से समझ आता है। वेल आपने अलग अलग चीज़ों में अटेम्प्ट्स दिए, एक्सप्लोर किया, आपको समझ आया ये नहीं करना है, 2 साल बाद ये ऐसे ऐसे करा आपने। तो आपको क्या लगता है, अगर आप वो पाथ नहीं चुनते तो आज आप कहाँ होते? तो देखो, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी ना, दोनों चीज़ों का पता नहीं। राइट। उस टाइम में एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इंजीनियरिंग में और अच्छा आगे कर लेंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मेरा जो ज़्यादा फोकस था ना वो कहीं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था। इवन दो कि इंडिया में क्या रहता है ना कि अगर आपके साइंस और मैथ में अच्छे नंबर आ गए, आसपास के सारे लोग प्राउड फील करने लगते हैं, इसको तो साइंस लेना चाहिए, इंजीनियरिंग लेना चाहिए। एंड सिंस वो अर्ली बूम 2000 जब से ये हमारी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया, इन्फोसिस, टीसीएस, Right. HCL वगैरह, हर किसी ने यही फोकस किया कि यही करना है, यही रास्ता है, MNC में जाना यही है। रास्ता है मिडिल क्लास का एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने का, या तो हम्म। ये या गवर्नमेंट जॉब। हम्म। अब वो अलग बात है, आज टीसीएस भी एक ले ऑफ करने लग गई है, राइट राइट। बट उस टाइम यही रास्ता था हर किसी के लिए। हमारे भी जो जिसको हम सक्सेस मानते थे मैक्सिमम, या तो वो होता था कि भाई वो बाहर चला गया, या फिर जो टीसीएस वगैरह है किसी में जॉब कर रहा है, तो हम लोगों ने भी वही रास्ता अपनाया। हाँ। जहां तक बात है कि क्या आप और कर सकते थे, प्रोबेबली मैं आई कुड हैव बीन बेटर इन स्पोर्ट्स एथलेटिक्स प्रोबेबली, बट अब वो चीज देखो वही डिसिप्लिन के ऊपर होती है ना। विराट कोहली की तरह बनने का सपना सबका है, लेकिन उसका जो एफर्ट वो जो इंसान ने डेली बेसिस पे किया वो करना बहुत मुश्किल है। बट उसके लिए आपको यंग एज से हार्नेस, मतलब आज भी मैं सोचता हूँ अगर मैं और कुछ बनना चाहता तो वो शायद प्रोबेबली किसी एथलेटिक्स फील्ड में। ये एजुकेशन वाले में तो 100% मुझ टाइम तो मुझे पता भी नहीं। Now you are a mentor at a very good position you are holding right now. Students आपको इतना एडमायर करते हैं, और आपने अपना स्कूल डेज की बात बताई कि यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बट वहाँ बैन था, तो कभी आप पकड़े गए हो या कुछ ऐसा सीन? हाँ, बहुत बार भाई। देखो, बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल की एक इफेक्टिव लाइफ क्या होती है ना, डिसिप्लिन के ऊपर चलता है। सुबह से लेकर शाम तक वो 4:30 बजे वेकअप कॉल, 5 बजे तक नीचे फॉल इन, पीटी वीटी करने के लिए आ जाए। फिर अब आज की डेट में क्या है ना कि सोशलाइजेशन हो गया, स्कूलिंग हो गया, बहुत प्यार से टेक केयर से की जाती है। हमारे पीछे तो जो हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर थे उनका हाथ में डंडा हुआ करता था। एग्जैक्टली। तो वो पीछे भागते थे, हम आगे। है ना, वो घोड़े की रेस और वो वाली सिचुएशन शुरू हो जाती थी। बाकी चीज छोड़िए, अगर आप रुक गए तो उसके बाद फिर डंडा लगा। फिर 2 दिन तक याद रहेगा कि रुक गए थे। एग्जैक्टली। सो दैट्स द वे इट यूज्ड टू बी। सो इफेक्टिवली ऐसे बहुत इवेंट हुए, पनिशमेंट्स भी मिली, पनिशमेंट्स इवन स्टैंड अप वगैरह, सिट अप, वो सब चीजें बहुत करवाई उन्होंने कि भाई अगर आप एक बार नहीं कर पाए तो कान पकड़ो और 100 बार, है ना। और उस टाइम तो वो लोग बोलते थे कि मुर्गा बन के दिखाओ। तो हम सब लोग कंपटीशन भी शुरू हो गया था एक टाइम पे, अच्छा मुर्गा कौन बन के दिखा। काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हो गया अब यहाँ पे आपको। अब बात अगर हम कॉलेज के दिनों की करें तो वो भी ना डिपेंड करता है स्टूडेंट जिस बैकग्राउंड से आता है। कई तो होते हैं कि जी दिल्ली में कॉलेज है, वो दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वैसा बैकग्राउंड है, लाइफस्टाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हरियाणा से आते हो ऐसा कॉलेज में, तो कहीं आपको वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होना, हार्ड डेज ऐसे लगे, और एक्सेंट को लेके आपको क्या परेशानियाँ आई क्या नहीं? कुछ चीजें थी छोटी छोटी। देखिए, एक्सेंट का ऐसा है कि भाई इट इज समथिंग व्हिच यू गेट फ्रॉम योर फैमिली। राइट। आपके आसपास का सोशलाइजेशन, आप उसको कॉपी कर लेते हो। तो इनिशियल डेज में हरियाणवी एक्सेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। तो वो बोलते कुछ थे, सुनाई कुछ और देता था। है ना, इंग्लिश हिंदी हरियाणवी मिक्स चलती थी। और इंग्लिश की टीचर जो उस टाइम पे एक हुआ करती थी, शी यूज्ड टू, मतलब मुझे खड़ा करके ही करती थी कि अब रीड करो, है ना। तो हमारे शेक्सपियर वो हरियाणवी बन जाते थे। तो वो कुछ इनिशियल डेज थे कि यस इट वाज स्ट्रगल लिटरली। बहुत उस टाइम पे आप देखिए स्कूल में इन जनरल बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते तो हैं, टांग खींचते हैं। वो आजकल ट्रोलिंग ऐसे होती है, उस टाइम ट्रोलिंग पूरी क्लास में बढ़िया से होती थी। राइट राइट। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी, बट नॉर्मलाइज था एक, मतलब आई नेवर केयर्ड मच अबाउट इट कि ठीक है कोई कुछ कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट धीरे धीरे करके वो एक्सेंट भी कम हो गया, शायद उन्हीं लोगों ने करवा दिया, है ना, अपना बना लिया। कभी तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में कि मतलब उसी एक्सेंट को लेके किसी ने जैसे इतना इंफीरियर फील करा, आपको भी सेल्फ डाउट हुआ हो? सेल्फ डाउट आता नहीं है, मतलब पता नहीं, दैट्स द वे आई हैव बीन। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, आई डोंट टेक इट, मतलब वो दैट्स द वे यू डोंट केयर कि ठीक है, इतना मैं उस चीज के बारे में सोचता ध्यान नहीं देते। मतलब व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ना कि इफ यू थिंक टू मच अबाउट थिंग्स व्हिच डू नॉट मैटर, देन इट विल स्टार्ट मैटरिंग। राइट।
तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आप खुद करोगे, पॉइंट। तो मैं करता ही नहीं हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। ओवर थिंकिंग भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है ऐसी चीजों ओवर थिंकिंग स्टार्ट है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? सपोज अगर मैं स्टार्ट करूँ कि somebody has said me something Yeah. और उससे मैं अब उसको पेन को फील करना स्टार्ट करूँ, फिर Right. मैं उसकी फिलॉसफी में जाऊँ और एग्जैक्टली। फिर लास्ट में मुझे मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट पड़े सो मुझे उस प्रोसेस में एंटर ही नहीं करना, नहीं करना। लेट इट बी व्हाट इट बी। हम्म। क्योंकि देखिए स्कूल में उस टाइम ये था कि भाई थोड़ा सा तो अकड़ू भी हम लोग भी थे कि कुछ हम्म। बोलता था तो हम भी उल्टे जवाब देते थे, ऐसा नहीं था कि भाई इट वाज वन साइडेड कि वो Right. बोल के निकल गए तो हम भी थोड़ी 2-4 प्यारी गालियां दे देते थे ठीक है ना कि भाई हरियाणा से है। दैट्स द वे इट इज। हम्म। एंड ये था ऐसा था कि भाई इट वाज नॉट कि 99% पीपल वर लाइक कंप्लीटली इंग्लिश बोर्न, वो बचपन से Exactly. वैसे थे, हाँ। परसेंटेजेस में था। कुछ लोग बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड के थे, कुछ हम्म। लोग ऐसा था कि दिल्ली से थे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जिनका स्कूलिंग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस था। एलीट। बट आई थिंक कि सिंस वो एक मॉडरेट लेवल का बैकग्राउंड था ना बहुत सारे लोगों का, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। देन यू डेवलप फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको डिफेंड करते हैं, आप उनके हम्म। साथ खेलते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते 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 लाइफ निकल गई। मतलब व्हाट आई हैव रियलाइज कि इट्स बीन अ वेरी फुलफिलिंग वर्ल्ड। मतलब आपके ऊपर है आप कैसे इसको क्रिएट करोगे, किन लोगों को चूज चूज करोगे, करते हैं। वो चूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीनेज में आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यू गो विद द फैशन, और बाद में आप भूल जाते हो कि यार कोई है ही नहीं अपना, राइट। वो फैशन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो प्रॉब्लम हमेशा आती है लाइफ में। तो दैट हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल। इनफैक्ट मेरे जो तब के स्कूल के फ्रेंड्स आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आज भी मतलब अगर कोई चीज़ शेयर करनी हो तो शायद सबसे पहला फ़ोन उन्हीं को जाता है। इट डजंट मैटर व्हाट आई हैव डन, इट डजंट मैटर व्हाट दे हैव डन, व्हाट मैटर्स इज वी आर फ्रेंड्स। या बॉन्ड ऐसा बना है वो उन दिनों पे। शुरुआत से ऐसे रहा, बिकॉज स्कूल की फ्रेंडशिप की सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है ना, स्कूल की फ्रेंडशिप में आपको पता नहीं होता फ्यूचर। राइट। आप वहाँ पे सिर्फ एक इंसान है नॉन जजमेंटल। हाँ, जजमेंट्स तो पास होते हैं सच बताऊं तो लेकिन हाँ। इट्स मोर ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि किसी भी तरीके से आपका कोई एक इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। या कि ठीक है कोई कुछ करता है, कोई दिखता अच्छा है, कोई हम्म। बोलता अच्छा है, कोई मार्क्स ज्यादा अच्छे लेके आता है, Right. कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता मतलब है। समथिंग हम्म। समथिंग। जैसे मुझे एक किस्सा आज भी याद आता है कि स्कूल में मैं पढ़ाई में मतलब ठीक था, एवरेज 70-80% वाला। वो सीबीएसई में यार इतना तो किसी को भी दे देते हैं, मैं तो उसको मानता भी नहीं कुछ। आज मैं बहुत बच्चों को बोलता भी हूँ, जब यहाँ पे सिविल सर्विसेज में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, कितने बच्चे 90% प्लस वाले, तो बहुत बच्चे हाथ उठाते सर मेरिटोरियस मेरिटोरियस। मैंने कहा भूल जाओ, सब झूठ है। वट एवर यू हैव डन इट्स फ्लॉड। जजमेंट सही तरीके से नहीं हो रही ना, फिर आगे जाके बच्चा परेशान हो रहा है उसको लेके। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे क्या होता था कि भाई जिसके 90% मार्क्स आ गए वो हीरो बन जाता था क्लास में। तो मैंने एक तरीका निकाला। तरीका ये था कि आप पढ़ो तो ठीक है, क्वेश्चंस की डबलिंग ट्रिपलिंग करता था। क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट पहले, फिर बीच में, फिर नीचे, ऐसे करते करते। ओके। तो एक बार मेरे मार्क्स आए 92। हाँ। बट मेरे दोस्तों को पता था कि इसने कुछ ना कुछ तो लोचा किया है, इसको हाँ। आता तो था नहीं इतना। तो उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया, मेरे थे 102 नंबर क्योंकि मैंने डबलिंग ट्रिपलिंग करना सीख रखी थी। ओके। टीचर ध्यान नहीं देते थे, उनको लगता था अच्छे बच्चे, नेक बच्चे हैं, करो पास करो बढ़िया से। मार्क्स आ गए, उसके बाद वो लगे हुए खींचतानी करने में। लेकिन मैं मजे कब करता था, जब पीटीएम आती थी। अब मेरे 92, किसी के 72, किसी के 62। तो हम बैठ के, अब वो टीचर कहती थी इनके जैसे बनो, कहता बनो करो करो ऐसे। मेरा प्रोसेस देखो कैसे ना अच्छा है, मेटिकुलस है। सो स्कूल वाज मोर अबाउट एंजॉयमेंट। सच बता रहा हूँ कि स्कूल में आपने कितनी पढ़ाई करी वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हाँ बेसिक सब्जेक्ट्स के आने चाहिए। मान लीजिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंस अच्छी चीज़ है, मैथमेटिक इक्वेशंस या कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट उसके अंदर टू मच इनटू इट कि मेरे इतने मार्क्स है, उसकी वैल्यू लिटरली गिर जाती है। इवन दो एजुकेशन सिस्टम में उसकी ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं उस चीज़ को, बट मुझे लगता है कि यार उसका कोई वैल्यू लॉन्ग टर्म में डिराइव कर नहीं पाते हैं। जैसे आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, अभी आपको कितने सब्जेक्ट आते होंगे। जैसे जब हम यूपीएससी के लिए डैफ फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है प्राइजेस। तो एक टाइम पे मुझे संस्कृत में 94 मार्क्स थे। आज मुझे कुछ नहीं आता संस्कृत में। तो आप सोचो कि बस पढ़ा रटा, इतना एफिमेरल था, इतने छोटे टाइम के लिए था कि वो चला भी गया। तो उसका क्या फायदा उठाया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं। टीचर बेचारा जो पढ़ा रहा है उसको उसकी पढ़ाने की वैल्यू क्रिएशन हुई लॉन्ग टर्म में, नहीं हुई। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस चाहिए होंगे हमें, बट नेवरदलेस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ जैसा था ठीक है।
तो आपकी जो कॉलेज लाइफ इंजीनियरिंग में रही, आपको समझ तो आ गया था इसमें मेरा कुछ नहीं होना, मुझे करना इंटरेस्ट ही नहीं है, पर फिर ये ऐसा पॉइंट कब आया जब आपने सोचा कि लेकिन क्विट भी नहीं कर सकते हैं, फाइट करना है आगे का, आपने जो भी माइंड मैप है वो कैसे बनाया? सो देखिए, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हल्का सा सैडनेस थी इस चीज़ को लेके, यार जहाँ चाहते थे वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, बट फिर भी दोबारा पढ़ाई कर रहे थे, दोबारा पेपर भी दिया था, वट एवर इट इज। तो सेकंड सेमेस्टर से बैक आना चालू हुई, 3 बैक आ गई, थर्ड में फिर से 1 आ गई। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये करके कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट, एटलीस्ट ऑन पेपर तो ठीक रहना पड़ेगा ना, कि कम से कम पास तो होना पड़ेगा ना, कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना है तो कम से कम डिग्री तो चाहिए होगी। सो उतना रिबेलियन नहीं था मेरे अंदर कि मैं छोड़ के कुछ और कर लूँ, ठीक है। और रिबेलियन करने के लिए आपके पास फिर कुछ उस टाइप का टैलेंट होना भी चाहिए, तो मुझे अपने टैलेंट के ऊपर पता नहीं था मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो सेकेंड ईयर तक फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया, मतलब यार वो नॉर्मल कॉलेज लाइफ, ठीक है, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। मूवीज वगैरह देखना स्टार्ट किया, हैंग आउट करना स्टार्ट किया, खेलना वेलना स्टार्ट किया, अपना फुटबॉल वगैरह जो भी चलता था उसको चलते रहने दिया। सेकेंड ईयर के बाद व्हाट आई रियलाइज कि भाई अब नाउ पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लर्निंग लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर आपको कल को कोडिंग करनी है तो उस टाइम पे जावा एज अ लैंग्वेज बहुत इमर्ज कर रही थी कि भाई ये जो सीखनी ही पड़ेगी। तो मैंने भी कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। बाकी सब देखा जाए जावा सीखते हैं। जबकि कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है आपका। यार अब क्या करें, हम ना भीड़ चाल है ना। हाँ। जब तक आपको लिटरली कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज हमारी फैमिलीज में ये था कि भाई वी कैन इन्वेस्ट टू अ सर्टेन लेवल, वो कर सकते हैं, पढ़ना आपको है और डिसीजन भी आपको ही लेना है। तो डिसीजन मेकिंग अब कितनी अच्छी होगी एक नए बच्चे की, तो वो चीज़ की पहले 6 महीने। बट उसमें मेरे को रियलाइज हो गया यार कि जो लिटरली फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो मेरे अंदर नहीं है इस फील्ड की। राइट। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई कुछ और करना पड़ेगा, मुझे किसी करियर काउंसलर से मिलवा, बिकॉज यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। एंड व्हाट आई रियलाइज, कुछ नहीं होने का मतलब ये है आई कुड हैव डन अ जॉब, बट इट वुड हैव बीन अ वेरी रिपीटेटिव जॉब, आई वुड नॉट हैव हार्नेस्ड माई सेल्फ। राइट। तब उन्होंने बातचीत कराई, तो फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानकारी आई मुझे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद ये कर सकते हैं। तब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में एक्टिव इंफॉर्मेशन सॉर्ट करना स्टार्ट किया, उसमें भी 6 महीने लगाए। ऐसा नहीं था कि मैं कल से बुक लेके बैठ गया, इतना आसान काम नहीं है भाई, कैरेक्टर चेंज करना इज नॉट इजी, हैबिट्स फॉर्मेशन इतनी मुश्किल होती है, उसको आप ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो बहुत टाइम लग जाता है। सो 6 महीने मैंने सिर्फ इसी चीज के लिए बुक्स खरीद के लिया 5-7, तो उसमें से फिर मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें वो बुक थी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसकी इंग्लिश समझना है, उसमें लिखा रिसरेक्शन, मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, है ना। तो कीवर्ड्स ऐसे ऐसे थे, कुछ समझ नहीं, बट स्टोरी अच्छी लगने लगी कि अच्छा रिवोल्ट हुआ, कौन कौन लीडर्स थे। उसके बाद हाँ इंडिया की फ्रीडम पढ़ा था इनके बारे में एक टाइम पे स्कूल में, लेकिन उतना डीप में नहीं, उतना तरीके से नहीं पढ़ा कि भाई लिटरली उसको फील करना है। इट वाज मोर ऑफ लाइक कि 2 क्वेश्चन लिख के निकलना है। हाँ। सिविक सब्जेक्ट हुआ करता था, कहानी एसएसटी, हाँ। उतना आता था। तब जब मुझे लगा कि हाँ मैं एक बुक फिनिश हो गई, तब मैंने सोचा कि हाँ इसको अब 100% परस्यू करना है, बिकॉज नाउ आई वाज गेटिंग अ फीलिंग कि यार ये मेरे लिए फ्रीडम बन रही है। इवन दो एक दो अटेम्प्ट के बाद वो सफरिंग भी बनती है, हाँ। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे इट वाज ओपनिंग अ न्यू चैप्टर इन माय लाइफ। राइट। तो वो फ्रीडम मुझे लगने लगी। हाँ। तब मैंने डिसाइड किया नहीं अब ऑल इन, इसलिए मैं कुछ जैसे उस टाइम कंपनीज भी आई तो 1-2 में इंटरव्यू में जाके बैठा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि भाई करना मुझे वही है। राइट। वहाँ मैं बस मस्ती के लिए जाता था और कुछ नहीं। नाइस, आपने ऐसे ही फिगर आउट करा एंड जैसे कि आपने ये चूज़ करा, उसको भी 6 महीने दिए कि हाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर थोड़ा पीछे जाके देखा जाए तो इंजीनियरिंग की जो आपकी लाइफ रही है, उसमें जो भी हॉस्टल लाइफ, फ्रेंड्स, जो एक्सपोजर रहा है, उस लाइफ ने कैसे कुछ इम्पैक्ट डाला जो कि आप सिविल सर्विसेज में कैरी आउट करा आपने अपनी पर्सनैलिटी को लेकर? हाँ मतलब जैसे देखो इंजीनियरिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखते हो, हसल। आप एग्जाम से 4 दिन पहले ही पढ़ते हो, तो है ना, तो फास्ट। ये सारे एग्जाम्स के साथ नहीं है। नहीं, ये इंजीनियरिंग में तो यार इतना ही पढ़ते थे हम लोग, देखो सच बता रहा हूँ। इवन लास्ट के डेज में वो एक हसल करना आपको आ गया। हाँ। कि आप प्रेशर को हैंडल कर लेते हो। हाँ। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसने बाद में सिविल सर्विस में बहुत हेल्प आउट किया। सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वो जैसे हुआ करते थे, जैसे मान लो मैथमेटिक्स सीसेट का एक पेपर होता है हमारा, उस पर बहुत हेल्प आउट हुआ। ओके। उस टाइम से। थर्ड, ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर ओन लाइफ
कि जो मैं कर रहा हूँ हम्म, उसको तरीके से करना पड़ेगा, वो इनडिसिप्लिन नहीं चल पाएगा जो पहले कर चुके हैं। तो कुछ Right. गलतियों से सीखा, Yeah. कुछ जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुए उससे सीखा। हम्म, सो वो सारी चीज़ें हेल्प आउट करने आई। लिटरली 2013 से लेकर 2017 का जो रास्ता था, रफली 4 इयर्स, हम्म, उनमें उन चीज़ों ने बहुत हेल्प आउट किया। हम्म, जो भी लर्निंग्स थी दे वर लिटरली वेरी यूजफुल। हर पर्सपेक्टिव पे, हर एग्जाम के टाइम पे वो बहुत काम आए। जैसे कि मुझे एक दिन के अंदर अगर मुझे पूरा भी रिवाइज करना तो आई कैन डू इट। हम्म, वो इंजीनियरिंग ने सिखाया wow. कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। 2 घंटे पहले क्या पढ़ना है वो इंजीनियरिंग ने सिखाया, बिकॉज उतना ही टाइम देते थे हम पढ़ाई को। Exactly. तो वो एक जो प्रेशर सिचुएशन है ना उसको डील करना, वो वहां से आ चुका आना था। इवन दो यहाँ का प्रेशर भाई थोड़ा अलग होता है, आप हम्म, इमोशनल ज्यादा हो जाते हो, लेकिन वहां पे भी हमने प्रेशर डील करना सीख लिया। okay. एंड ऑब्जेक्टिव्स में तुक्केबाजी करना, हम्म, वो मैंने वहां से सीखा, वहीं से फिर वो नंबर भी ज्यादा है। काफी लेसन्स आपने कैरी फॉरवर्ड करे हैं वहां हाँ से, ऐसा नहीं इंजीनियरिंग पीछे छोड़ दी बट स्किल सेट आप वहां से हाँ, काफी स्किल लेकर सेट में आए। पूरा लेके आ गया वहां से। हाँ, वहां से मैंने हर चीज निकाल ली राइट। कि जैसे कि बेसिक चीज है ना कि लाइफ को किस तरीके से जीना है, वो आपको इंजीनियरिंग सिखा देती है। वो इनफेक्ट कोई भी जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे वो सिखाई देगी। इट टेक्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ योर यूथ। राइट। वो 3-4 साल लाइफ के चले जाते हैं, तो आप सीख लेते हो कुछ चीजें। सो आई रियलाइज फ्रॉम देयर कि हाँ ये चीज किस तरीके से करनी है। तो सिविल सर्विस में आते टाइम ना, मतलब आई वाज लिटरली ऑन द वॉर पाथ कि आई कैन डू इट, बस मुझे सही से कोई सिखा दे, बिकॉज मैं कुछ राइट। आता नहीं था ना। हाँ। कॉन्फिडेंस तो था, कॉन्फिडेंस आता वो कुछ नहीं सबसे था ज्यादा जरूरी है, दैट इज द प्राइमरी थिंग जहाँ इनिशियल से। स्टेज पे। हाँ। देखिए कॉन्फिडेंस के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टिल अ टाइम जब आप एक बार पेपर नहीं दे लेते। जैसे ही आपने पेपर दिया, अब कॉन्फिडेंस या तो इंक्रीज होगा या शेक Yes. होगा या डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि तीनों रिजल्ट्स हाँ आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे एक तरीके हाँ। से। बट हाँ इनिशियल स्टेज पे आई वाज लिटरली टेकिंग इट लाइफ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ नाउ टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड व्हाई इट केम, बिकॉज आई रियलाइज आई कैन नॉट गो बैक। कई बार क्या होता है ना कि जब आपके पास 2 चॉइसेस होती है ना, तो आप परेशान रहते हो कि ये Right. करना है वो करना है। मेरी तो इंजीनियरिंग ने मुझे बता दिया था, आई एम नॉट योर चॉइस, गेट आउट। सो वो सिचुएशन आ चुकी थी, तो आई डिड नॉट हैव अ चॉइस टू गो बैक। और उस चीज की वजह से मेरी एनर्जी, मेरा एफर्ट, डेडिकेशन सब ज्यादा आया। बिकॉज मैंने बहुत बच्चों के साथ आज भी देखता हूँ, पढ़ाता हूँ कि वो ये सोच के बैठते हैं कि यार अपने पास कुछ करने को तो है ही। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर प्लान भी ना हो ना, तो प्लान ही सक्सेसफुल हो जाता है, बेटर रहता है सबसे। सक्सेसफुल हो जाता है। ओके। बिकॉज आप प्लान बी के बारे में ज्यादा सोचोगे ना, इनिशियल ईयर का मतलब है 1-2 साल इनिशियली। बिकॉज अगर प्लान बी के बारे में स्टार्टिंग में सोचेंगे ना, तो फिर प्लान ए एग्जीक्यूट कैसे करोगे? एग्जैक्टली, फुल फोकस ही नहीं रहेगा प्लान फोकस ए नहीं पे। रहेगा। तो वो फोकस आया ही इस वजह से, बिकॉज आई न्यू आई डोंट हैव एनीथिंग टू गो बैक टू। मैं राइट। रिस्क ले चुका हूँ, और रिस्क इतना लिया है कि भाई अब इसको ही करना पड़ेगा समहाउ। वो चीज थी बस। और ये जो हरियाणवी आपका एक्सेंट था, वो आपने कहाँ पे ओवरकम किया और कैसे? हरियाणा में एक्सटेंट देखो, मैंने कुछ इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। हाँ। ये ऐसा था कि भाई स्कूल में वही ना, जो बैठ के हम लगे हुए थे बुक रीडिंग रीडिंग में। हाँ, तो बुक रीडिंग करते कब किससे किस में चेंज हो गया मुझे पता नहीं चला। हाँ। और धीरे धीरे करके जैसे वेस्टर्न की मूवीज वगैरह काफ़ी देखी। इनफैक्ट कॉलेज में मुझे अभी भी याद है, देयर वाज अ टाइम IMDb की मैंने लिस्ट निकाली, वो इंटरनेट मूवी डाटाबेस है कि टॉप 250 मूवीज कौन सी हैं। हाँ। और उस टाइम पे टॉरेंट हुआ करता था। हाँ, हाँ, उससे सारी डाउनलोड करी, बिकॉज उस टाइम नेटफ्लिक्स एटलीस्ट देयर वाज नहीं, नो वे ऑफ गोइंग देयर। आज भी है तो मैं तो प्रीमियम नहीं लेती बिल्कुल भी। हाँ नहीं, अभी तो देखो क्या है कि भाई इट्स मोर अबाउट कि आपको आदत कितनी है। राइट। जैसे मेरे पास है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। हाँ, टाइम ही नहीं है। हाँ टाइम का है, और ऊपर से क्या होता है ना कि भाई ओरिएंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। कॉलेज में क्या था कि एवरीथिंग वाज न्यू, तो मैंने 1 महीना बैठ के सारी मूवी देख डाली। मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया, सुबह 8 बजे ये फर्स्ट शो ये रहेगा, ये सेकंड शो, थर्ड शो, ऐसे करते करते महीना निकाल दिया। पूरा महीना मैं क्या देखते हैं 100 मूवीज देखते हैं ना, होता क्या है। सो वो चीजें ने भी थोड़ा सा इंग्लिश में हेल्प आउट किया। ओके। कि सबटाइटल लगा के देखते थे ना, कौन सी समझ में आती थी। हाँ। एंड नेचुरली कोई इंग्लैंड की मूवी देख रहे हो, उनका एक्सेंट समझने में ज्यादा दिक्कत आती है अमेरिकन। राइट। अमेरिकन रिलेटिवली फिर भी थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से चलता है। ब्रिटिश में तो वो अलग ही दुनिया है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। और वहाँ भी आयरिश का अलग एक्सेंट है, स्कॉटिश का अलग एक्सेंट है, हर किसी का अलग अलग है। सो वो थोड़ा सा एक कल्चरल एक्सपोजर आया मूवीज के थ्रू। एंड देन नेचुरली बिकॉज जब हम कॉलेज में थे तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स उनको प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो
इवन दो उतनी अच्छी नहीं कर पाते थे, बट सीखा उसी से ही सीखा है, है। उसी से ही है, और उसी ने ही चेंज किया है. राइट. सो इट्स मोर ऑफ लेटर पार्ट ऑफ स्कूल हम्म. एंड देन कॉलेज, हम्म. वहीं पे वो चेंज हुआ है. दैट्स हाउ इट इज. सर, आपकी वैसे इस पूरी जर्नी में अगर मैं आपसे पूछूं, फैमिली का जो रोल है वो कैसा रहा? क्योंकि फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो अगर वो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस. देखिए, शुरुआत से काफ़ी सपोर्टिव रही है. हाँ. मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो इवन दो फ्रॉम द लोअर कांस्टेबल रैंक ही स्टार्टेड, बट उनका एक सपना शुरुआत से था कि भाई, क्योंकि वो खुद अपने ऑफिसर्स के अंडर वर्क करते थे, एग्जैक्टली. सो ही वाज लाइक यार एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कभी नहीं हुआ कि भाई एजुकेशन के लिए मुझे अलग से कुछ बोलना पड़ा हो. दे वर ऑलवेज सपोर्टिव विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन. वैल्यूज जो हैं, जो एक सर्टेन सेट ऑफ कम्युनिटी का आप पार्ट हो, वहाँ से आपको मिल जाती हैं. एंड फैमिली हैव बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग. बट जिस तरीके से अगर हम देखें, स्टेज वाइज उनका जो रोल है वो चेंज होता गया. स्कूल में इट वाज मोर अबाउट वैल्यूज, एंड देयर आफ्टर जब आप एजुकेशन कॉलेज में जाते हो, इट वाज मोर अबाउट आल्सो इंश्योरिंग कि भाई टीनेज ईयर्स में कोई गलत काम करना ना सीखे. हाँ. ना हैबिट फॉर्मेशन ऐसी ना हो हाँ. जाए कि दिक्कत हो जाए लाइफ में. तो उस टाइम बहुत सतर्क रहे वो लोग. ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़. और थोड़ा सा माय फादर इज स्ट्रिक्ट ऑन दैट सेंस कि भाई आप कुछ भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि बाद में एक फैमिली की जो प्रेस्टीज है ना, उस पर कुछ दाग लगे, कुछ दिक्कत आए. राइट. तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट. तो कम्युनिकेशन में कभी दिक्कत नहीं आई हाँ. फैमिली में कि अगर मेरी कुछ प्रायोरिटी है, दे वुड लिसन. इफ दे हैव सम प्रायोरिटी, आई वुड लिसन. तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रहा है शुरुआत से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है एक स्टूडेंट को मेंटली हाँ. फिट देखिए, रखने के लिए. अगर हम सिविल सर्विस की बात करें, इट्स अ प्रोजेक्ट या फॉर अ होल फैमिली. वो एक इंसान तो अकेला कभी कर ही नहीं सकता. लाइक आई वाज नॉट अर्निंग, मेरा सस्टेनेंस जो है वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर वो नहीं होगा तो मैं ये कर ही नहीं सकता. हाँ जी. इफ दे रिक्वायर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माय साइड, तो आई हैव टू वर्क. राइट. तो वो बेसिक सारी की सारी चीज़ें जो है, इक्वेशन है, वो अगर सही नहीं होती तो दिक्कत तो आती है भाई. तो फैमिली हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग. इनफैक्ट मेरा जो छोटा भाई है, ही ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन प्रोसेस. तो चाहे बेसिक आप ये समझ लीजिए कि फोटो कॉपी कराने जाना है, हाँ. ठीक है, या फिर इवन जैसे हम रहते थे रोहिणी में, Okay. तो यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हाँ. तो यहाँ पे नोट्स वगैरह भी लेने के लिए, तो मेरा टाइम बच जाए तो वो आ जाता था. राइट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी. 6 दिन मैं पढ़ रहा हूँ तो एक दिन पेरेंट्स खुद कह रहे हैं चलो थोड़ा कुछ बाहर चल लेते हैं. तो एक वो छोटे छोटे सपोर्ट होते हैं. राइट. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, जब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए. राइट. फर्स्ट फेलियर इज ऑलवेज जहाँ आप सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हो. बाद में तो चलो ठीक है, यू रियलाइज, यू नॉर्मलाइज, बट स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है बड़ा दिक्कतमंद रहता है. हर ट्रांजिशन में, चाहे वो स्कूलिंग रही हो, कॉलेज या इवन प्रिपरेशन, हर जगह उनका रोल बड़ा अच्छा रहा है. मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल में चला तो गया 4th क्लास में, वहाँ पे हॉस्टल में, फिर रोना चालू कर दिया. फिर फोन पे रिग्रेट हुआ आपको डिसीजन पे? रिग्रेट नहीं यार, दूर रहने का. बच्चा जो छोटा होता है उसको क्या पता रिग्रेट क्या होता है एक्सेट्रा. वो तो लाइफ में जी रहा है. वो पहले बोल दिया कि मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, भेजो मुझे कहीं पे. वहां जाके पता चला नहीं जी, सॉरी, मुझे वापस बुला लो. हाँ, मतलब हम उस टाइम में चिट्ठियाँ लिखा करते थे घर पे ना. तो वो सोल्जर मूवी की हम लोग अपना हॉस्टल से चिट्ठियाँ लिखा करते थे. तो वो लिखते थे तो मम्मी कहती बेटा तुम इंग्लिश में मत लिखा करो. समझ नहीं आती, लेकिन आंसू आते हैं. अब ये समझ नहीं आता कि इंग्लिश देख के आते हैं कि तुम्हारा लिखा हुआ देख के. तो वो शुरुआत से फिर उन्होंने समझाया कि देखो अब तुमने डिसीजन सही लिया है, इसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा. इट वाज नेवर अबाउट कि हमने इन्वेस्ट कर दिया तुम्हारे पर. इट वाज मोर अबाउट कि तुम्हारे लिए अच्छा है. तो स्कूल में वो रहा, बाद में भी यहाँ पर भी जब भी मान लीजिए कोई दिक्कत आए किसी भी तरीके की, वो हमेशा हेल्प आउट किया. एंड सिविल्स में स्पेसिफिकली यार देखो, अगर आपके 2-3-4 अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है तो एक तो लो फेस पक्का आएगा मिनिमम, जिस टाइम पे फैमिली को ही आपका सबसे बड़ा पिलर बनना पड़ेगा. लाइक माई फादर ऑलवेज वेंट विद मी टू दी, जहाँ भी हमारा एग्जामिनेशन हॉल आता था, हमेशा, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, यूज्ड टू टेक आउट टाइम. और यूपीएससी की अच्छी चीज़ भी है कि वो बैलेंस हो जाता था, बिकॉज हमेशा मोस्टली संडे या वीकेंड में पेपर होता तो वो मैनेज हो जाता. तो वो हमेशा साथ में रहे. तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह था. एंड नेचुरली पढ़ाई तो आपको ही करनी है, लेकिन कोई बस आपके सामने पीछे बैठा रहे बस ये बताने के लिए कि यू कैन डू इट. इट्स अ लग्जरी. राइट. लाइक आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई फेल्ड, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये हो नहीं पाएगा, पता नहीं हो पाएगा. बिकॉज यूपीएससी टाइम पे ना मार्क्स भी नहीं रिलीज करता है. राइट.
कि आप मेंस में कितने नंबर से फेल हुए हो, ये भी आपको पता नहीं होता। ओके माय फादर एट दैट टाइम सेड देखो बेटा, हार जीत तो चलती रहेगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर हार मान लोगे विदाउट फाइटिंग तो वो जिंदगी भर परेशान करेगी। एग्जैक्टली तो एक वो चीज़ है जो आज तक मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड रही है, वो सिंस 2014, सिंस दैट फर्स्ट फेलियर, कि बेटा लड़के हारना, जब भी हारना हो लड़के हारना, डोंट गिव अप दैट इजीली। सो दैट हैज बीन द मोटो, दैट हैज बीन अ वे ऑफ लिविंग। यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन, वो चीज़ क्योंकि वो आपका फंडामेंटल है। राइट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर आप खुद डिसाइड करते हो, सबसे बड़ी सक्सेस भी आप खुद डिसाइड करते हो। ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है, ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है। तो जब आपने वो डिसाइड किया ना, ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है, तब कोई होना चाहिए आपको हेल्प आउट करने के लिए, टू गेट आउट ऑफ इट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डन बाय फैमिली एज अ होल। तो ठीक है, एवरीबॉडी हैज प्लेड देयर पार्ट, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, ऑल थ्री, एंड माय सक्सेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ देम ओनली। वो तो हमेशा जैसे रहेगी। आपकी फैमिली के एंड से काफ़ी सपोर्टिव उनका रोल रहा, दे हैव सपोर्टेड यू लाइक एन एंकर। एट अदर हैंड ऐसे भी मतलब बच्चे होते हैं जो फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, बट जिस तरीके से वो जता देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं निकला और कितने सारे बच्चे उनका निकल भी रहे, तो आपका क्यों नहीं निकला? तो उस चीज़ से बच्चा कैसे डील करे, और उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है ना, और रिजल्ट जो है डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अराउंड 10 लाख पीपल फिल फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें से एग्ज़ाम देने सिर्फ 5 लाख जाते हैं। 5 लाख तो जाते ही नहीं है। इतना फियर होता है, टेंशन, या फिर होता है कि भाई मुझे अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना। एग्जैक्टली 50% गिव अप देन एंड देयर इटसेल्फ। ओके 5 लाख में से मुश्किल से 15,000 बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं। तो आप देखिए सक्सेस रेशियो जो है पहले स्टेज पे ही 3% हो गया। अगर मैं 5 लाख को ही बेस लेके चलूँ, वहां से मेंस जो है जो पास करेंगे वो हार्डली 3,000 पीपल, एंड फाइनल सिलेक्शन होगा सिर्फ 1,000 लोगों का। अगर आप किसी भी स्टेज पे हल्का सा भी चूक गए तो यू आर आउट। प्रीलिम्स में 1 नंबर से रह गए, अब आप में और दूसरे इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए कट ऑफ 98 है और आपके 97.34 मार्क्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप पढ़ते नहीं है, बट आप मेंस तो लिख नहीं सकते। वहीं किसी के सिर्फ 98 है, एग्जैक्ट मार्क्स है, दे आर राइटिंग मेंस। आई हैव सीन पीपल गेटिंग रैंक 1 बाय जस्ट गेटिंग द कट ऑफ मार्क। एग्जैक्टली। तो इतना जब ऊपर नीचे होता है इस एग्जाम के अंदर, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एज अ पेरेंट कि इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरी पहली एडवाइस है, एग्जाम के बारे में अपने आप जानकारी इंक्रीज करिए। डोंट ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम ऑफ CBSE और एनी अदर, वो ऐसा एग्जाम नहीं है। नंबर 2, आप अपने बच्चे से भी पूरा ओपन में बात करिए कि भाई दिक्कत आ रही है, किस लेवल की दिक्कत आ रही है, कि प्रीलिम्स पास करने में या सब्जेक्ट ही नहीं समझ आ रहे। मान लीजिए इट मे नॉट बी योर कप ऑफ टी, इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप किसी और फील्ड के लिए बने हो, आपने सिर्फ किसी को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो वो दिक्कत मंद है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ ना कि मेरे आसपास कोई भी प्रिपेयर नहीं, किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया आज तक, सिर्फ मैं ही घुसा था इसके अंदर पहली बार। तो इट वाज नेवर आउट ऑफ कंपल्शन। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अब यूट्यूब, आज की डेट में यूट्यूब ने इतना डोमिनेट कर दिया ना लाइफ को। मैं भी जैसे गाड़ी में बैठा हूँ, पीछे बैठ के रील्स देखने लग गए। 10 मिनट टाइम पास किया, फिर समझ में आता है व्हाट एम आई डूइंग। 50 रील्स देख ली अननेसेसरली इधर उधर की, कुछ मतलब नहीं है उसका। उनके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। भाई आप सीखो, समझो। प्लस ये भी है, बहुत बच्चे जब प्रिपरेशन करने आते हैं उनको बेसिक लेवल दिक्कत आती है। जैसे देखिए कि भाई लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम में आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में जाके, तो भाई सक्सेस के चांसेस कुछ एरियाज में बहुत वीक हैं। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने के लिए अब आप लैंग्वेज ही ठीक नहीं है तो कैसे मार्क्स आएंगे? ऐसे ही एक पेपर है, एथिक्स का पेपर है वहाँ, जिसमें वैल्यूज चेक होती हैं एज अ पर्सन। वहाँ पर भी आपकी अगर इंग्लिश ऊपर नीचे है, दिक्कत बहुत आएगी। तो आउट ऑफ 7 पेपर्स जिनके मार्क्स जुड़ते हैं मेंस में, 2 पेपर्स में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो। अब अगर उस बच्चे का वो वीक है, तो आप सोचिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट पहले लैंग्वेज सीखने में दे देगा, फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो रेदर देन अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत क्या है, आप इम्पोज करो और सिर्फ ये बोलो क्यों नहीं पास हो रहा,
वो दिक्कत है। इसीलिए सिर्फ पेरेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ मी, या उनको सॉल्व करो। राइट। बिकॉज जब आप कोचिंग करने आते हो तो कोचिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना भाई, आप 6 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा पढ़ रहे हो आपके क्लासेस के अंदर, आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम है, आप प्रायोरिटी ठीक से सेट नहीं कर पाते, और पढ़ाई चालू की, जब तक होश ठिकाने आता है तब तक एग्जाम सामने होता है, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि डेली बेसिस पे एक तो ये पूछना बंद करो कैसी पढ़ाई चल रही है, हाँ, क्योंकि हाँ, बच्चा उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे उनको और लोग जो आपकी जानकारी में, आपकी फैमिली में, आपके किसी कांटेक्ट से अच्छा गाइडेंस और दिलवाने की कोशिश करिए, rather than कंपेयरिंग। हाँ, कंपैरिजन मत करिए। हाँ, अननेसेसरी लेवल ऑफ कंपैरिजन कुछ फायदा नहीं होगा उससे। एग्जैक्टली। लाइक जैसे जब मैं भी प्रिपेयर करता था, पेपर दे के आता था, बहुत लोग आसपास के पूछते थे कैसा हुआ एग्जाम, कैसा हुआ एग्जाम। हाँ, तो मैं भी थोड़ा सा मस्ती में बोलता अच्छा नहीं हुआ है ना। सो ऐसे ही कुछ भी रैंडम बातें कर दी, तो वो इसलिए था बिकॉज फैमिली को पता था कि यार बाकी लोगों को ये भी समझ नहीं है कि एग्जाम क्या है। एग्जैक्टली। प्रेशर क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो ये जबरदस्ती। कोशिश कीजिए कि बाकी लोग जो हैं वो अननेसेसरली वो शुरू ना करें। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, फैमिली में बहुत सारे लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, बट लड़की है तो कलेक्टर साहिबा और लड़का है तो कलेक्टर साहब, कलेक्टर। वो हाँ, शुरू कर देते हैं। और बच्चा हाँ, क्या होता है ना, वो अब प्रॉब्लम में क्यों एंटर हो रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि यार नहीं बना तो क्या होगा। तो पीयर इसलिए प्रेशर अलग ही। थिंक ऑफ इट मोर ऑफ लाइक अ प्रोजेक्ट, या कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। या प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट। अगर आप ये सोच के आए कि 100% निकल जाएगा, तो ऐसा यार कोई एक इंसान भी नहीं है जो ये कह के आ सकता है। एग्जैक्टली। लाइक आई एम रिलेटिवली फ्रॉम मिडिल लेवल एजुकेशन बैकग्राउंड, कि मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा एग्जाम ना तो उससे पहले कभी पास किया था, ना मैं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से आया हूँ जहाँ से इसका बहुत बड़ा ट्रेडिशन था पास करने का, बट मेरा एग्जाम निकल गया। लेकिन मैंने रिवर्स भी देखा है, रिवर्स भी देखा है कि भाई बहुत अच्छी आईआईटी से जिसने पास किया है, स्टूडियस बच्चे हैं बहुत स्टूडियस बच्चे हैं, और उन्होंने कभी फेलियर भी नहीं देखा है, कभी फेलियर भी नहीं देखा है। हम लोग फेलियर ही देखते आ रहे हैं है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इट्स लाइक कि यार उन्होंने जो कैलकुलेशन की है इस एग्जाम के लिए, वो शायद ऊपर नीचे हो गई। अभी भी मैं उनकी मेहनत के ऊपर, उनके टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक इस एग्जाम में यार पास होने के लिए अलग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। राइट। यहाँ पेशेंस जितना चाहिए ना, उतना और कुछ भी नहीं चाहिए। डिसिप्लिन जो चाहिए वो बाकी एग्जाम्स में उतना डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे आपकी तीनों क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी एंड कम्युनिकेशन भी। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया मेरे 140 मार्क्स आए, वन ऑफ द लोएस्ट। क्यों? आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। ओके। फिर दूसरी बार जब मेंस पास किया तो कम्युनिकेशन के लिए लिटरली कोर्स किया। ओके। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू, कम से कम आई कांटेक्ट बनाना तो सीखें। वो 5 लोग सामने बैठे नीचे, हाँ जी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए आया कि शादी के रिश्ते के लिए आया कि नजरें झुका के बैठा है। सो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज पब्लिक लाइफ में आपको लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे, जब तक हम वो चीज़ नहीं सीखेंगे, तब तक वो कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए अपने बच्चे को सही चीजें सीखने समझने की तरफ लेके जाइए, rather than उनको प्रेशराइज किए। Exactly. They need a friend at this point of time rather than a parent. ठीक है। पेरेंट तो रोल आपको लिटरली वो जो प्रोवाइडिंग वाला वो तो करना ही पड़ेगा, बट एज अ फ्रेंड उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उनसे पूछिए कि यार कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको डिनायल मोड में मत रखिए। यहाँ बहुत बच्चे हैं जो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा क्लिनिकल लेवल ऑफ डिप्रेशन, बट एक लेवल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ बेसिक थिंकिंग, कि नेगेटिव हो जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर। तो उनको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई ये एक मैराथन है, जितने भी टाइम ये प्रिपेयर करें अच्छे से प्रिपेयर करें, जहाँ दिक्कत है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करें, बी अ फ्रेंड। राइट। इस पे जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, सो सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन रहता है कि हम ना एक एवरेज स्कूलिंग स्टूडेंट हैं या हम लोग चिल्ड्रन हैं, तो क्या हम यूपीएससी दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स वाले बच्चे यूपीएससी वो करते हैं, तो क्या हम उनके लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो, इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर आपका कंपटीशन बाकी लोगों से नहीं है।
और अगर आप फैक्ट्स के बेसिस पे ये देखने लगे कि मेरी सक्सेस का रेशियो कितना है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो मेरा ये मानना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर आप कंपैरिजन मोड में जाएंगे तो यार लिटरली नहीं कर पाओगे। लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाता था वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आके बैठे हुए थे। इनफैक्ट जो ऑलरेडी कुछ लोग ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर थे, ऑलरेडी कुछ लोग सेलेक्टेड थे एसएससी के अंदर। तो अगर मैं उस टाइम पे कंपैरिजन के अंदर अगर चला जाता तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। एंड सक्सेस रेशियो देखता तो 0.001 तो यार मेरा काम हो गया था। राइट। तो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स, फोकस ऑन स्किल्स। और ये 3 स्किल जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेशन, this matters a lot. I've seen people with very good background, like I am say getting very poor score in interview. I've seen people with very humble background getting 200 plus. Wow. मेरे ही students हैं, like 2022 के कुछ मेरे students हैं, they got rank in top 100. And both of them, they were literally from village background of Haryana. Oh. And I was so proud on that day. Yeah. यार इस एग्जाम की सबसे अच्छी चीज पता क्या है? इट्स अ लेवलर। राइट राइट। एक सोशल लाइफ में जो एक लेवलर का रोल करता है ना, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है उस मामले में। राइट। कि इमीडिएटली 2 लोग अलग अलग रास्ते अलग अलग पाथ पे जा रहे थे, सडनली इक्वालिटी क्रिएट कर दी। हाँ। तो जो हम एक इक्वालिटी की बातें करते हैं ना, ये एग्जाम क्रिएट कर देता है। हाँ। तो इसलिए प्लीज अपने में बिलीफ रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, सीखिए, गाइडेंस लीजिए। डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट एवर हैज हैपेंड। इवन इन माई केस मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार बैकग्राउंड से था या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बेसिक लेवल के नहीं थे, लेकिन स्टिल मुझे भी बहुत टाइम लगा यार। आई टुक 3 अटेम्प्ट्स, 3 बार मैंने पेपर दिया तब जाके फाइनल रैंक मिली। इवन दो इंटरमीडिएट लेवल की सक्सेस मिल गई थी कि प्रीलिम्स हर बार पास हो रहा था, मेंस फर्स्ट टाइम सिर्फ कुछ ही मार्क्स से मेरा नहीं निकला था, सेकंड टाइम मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ लेकिन मार्क्स नहीं आए अच्छे, थर्ड में जाके सिलेक्शन मिला, जैसे मेरा फिर IRS का रैंक आया था 369। सो चीज़ें में टाइम लगेगा, बस ये समझ लीजिए देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने IIT के बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में रैंक लाते हुए देखा है, वो शायद हम्बल बैकग्राउंड से थोड़ा सा मुश्किल है। उनको 1 अटेम्प्ट लगे आपको 2 लग जाए, उनको 2 लगे आपको 3 लग जाए, बट हर किसी की इंडिविजुअल स्टोरी है भाई। आप उसमें नहीं जा सकते। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम DU, like one of my students, she got rank in first attempt, scored more than 200 marks in interview. Wow. And from a very humble background. Yeah. So just believe in yourself. It's never about कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप भरोसा रखिए और वही सब कुछ करवाएगा। So UPSC टैलेंट का एग्जाम है या फिर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बिलीफ? सेकंड, कंसिस्टेंसी, बिलीफ एंड डिसिप्लिन। मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलेंट का एग्जाम तब आता है जब लिटरली किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। अब आप बताइए, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने आके पढ़ा क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR। मैं सब में बेस्ट बन सकता हूँ क्या? नहीं बन सकता भाई, चाहकर भी नहीं बन सकता। बिकॉज एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। यहाँ पे ये कहते हैं सब पढ़ के आ जाओ, फिर एग्जाम लेंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो टैलेंट आपको यार एक चीज में हो सकता है, 2 चीज में हो सकता है, सारे सब्जेक्टों में टैलेंट कहाँ से लेके आओगे? ऐसा कोई वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो टैलेंट सिर्फ ये हो सकता है कि यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, यू मे गेट एन एज इन इंटरव्यू, बट इंटरव्यू तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। टैलेंट का रोल है बट इट्स वेरी स्पेसिफिक एंड इट डिपेंड्स कि आप उस स्टेज पे उसको यूज कर पा रहे हो। लाइक सम पीपल हैव टैलेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स, MCQs, बट वो सिर्फ प्रीलिम्स में काम आता है, मेंस में काम नहीं आता। आई हैव सीन पीपल क्लियरिंग 6 टाइम्स इन प्रीलिम्स, नॉट क्लियरिंग इवन अ सिंगल मेंस। अब आप देखिए टैलेंट था बट ऑब्जेक्टिव, बस ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में उन्होंने डिसिप्लिन नहीं लेके आए, कंसिस्टेंसी नहीं आई। तो जो चीज आपको नहीं आती वो सीखनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। इंजीनियर्स हैं, अब आपको लगता होगा इंजीनियर्स पास ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे शुरुआत में मुझे भी लगता था, रेशियो सबका लगभग आसपास है, लेकिन इंजीनियर्स का फायदा क्या होता है ना, प्रीलिम्स ज्यादा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक वे ऑफ लाइफ रहा है ना। 5 साल से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस करना ज्यादा आता है। वहीं जो बच्चा DU में है उसको सब्जेक्टिव की आदत ज्यादा है, तो टैलेंट अलग अलग लेवल पे काम आता है। वहीं DU के बच्चे लाइक 2021 रैंक 1, शी वाज माय स्टूडेंट एंड शी इज फ्रॉम DU रैंक 1। अब क्या बोलोगे? शी इज नॉट एन इंजीनियर, शी इज नॉट फ्रॉम IIT, शी इज नॉट फ्रॉम disciplined enough, discipline and
फोकसिंग ऑन देयर ओन क्राफ्ट राइट कि भाई मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल से मार्क्स लेके आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं, शी डिड इट। या सो फोकस बस आप करिए अपने ऊपर, जितना ज़्यादा इधर उधर का सोचेंगे ना उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। डिस्ट्रैक्शन आएगी। सर जो आपको यूपीएससी की तरफ पुश मिला वो किस पर्टिकुलर रियलाइजेशन से या इंस्पिरेशन से मिला, और जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपको अंदाज़ा था कि ये जर्नी कितनी इंटेंस होगी आपके लिए? देखिए पुश तो नेचुरली इंजीनियरिंग नहीं किया हाँ हाँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई कप ऑफ टी, मुझे कुछ और करना है। हाँ। तो एक्सप्लोरेशन स्टेज में मुझे एक लेवल पे मिला। ओके। माई फादर हेल्प मी आउट, क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनसे मिलवाया, उनसे बातचीत करवाई कि भाई आप प्रिपरेशन कर सकते हो उस तरीके से। सो वैसे मैंने सोचा इसके बारे में, फिर मैंने खुद भी एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, उस टाइम यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं हुआ करता था, तो मोस्टली हम मार्केट्स वगैरह आया करते थे। मुखर्जी नगर आए एक आधी बार वो आ रहा आके देख के गए। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज था, इट वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं खुद से कर सकता हूँ पूरी की पूरी प्रिपरेशन। तो आई रियलाइज इट वुड बी बेटर इफ आई गो विद द प्रोसेस ऑफ कोचिंग, बिकॉज एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो आपको लेके आ जाता है। तो वैसे स्टार्ट हुई। इनफैक्ट जब मैंने कोचिंग फर्स्ट डे करने गया तो भाई 5-6 घंटे पढ़ने की आदत थी नहीं है ना। रात को आके आंसू आ गए कि क्या कर लिया मैंने अपने साथ है ना, बिकॉज यू हैव टू ना एक्सेप्ट इट ऑल्सो ना, कि आप बस एक्टिंग थोड़ा ना कर सकते हो पढ़ने की। तो एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगा, 1-2 महीने लगे, बट हाँ डेडिकेशन पूरी थी। फिर धीरे धीरे करके जब टेस्ट वगैरह होने लग गए कोचिंग्स में वीकली बेसिस पे, उन्हें पूरा एफर्ट डाला, पूरा एफर्ट मतलब 100%। शेड्यूल जो था काफ़ी रिलेटिवली फिक्स था। वेकअप अराउंड 6-6:30, 8 बजे क्लास हुआ करती थी। 8 से 2 बजे तक लगभग कोचिंग ही रहता था। मैंने कोचिंग मुखर्जी नगर में की थी, क्योंकि उस टाइम मुखर्जी नगर जो था वो ज़्यादा बड़ा बेस था इन जनरल इंस्टीट्यूट्स का, देन ORN, और वहीं पर ही कोचिंग की। एंड इफेक्टिवली 2-2:30 बजे तक इंस्टीट्यूट रहते थे, फिर घर चले जाते थे, 1 घंटा सोते थे, फिर 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक देयर यूज्ड टू बी कंप्लीट फोकस ऑन स्टडीज। तो दोनों चीज मतलब मैंने बैलेंस की कि भाई कोचिंग भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है। बिकॉज बहुत बच्चे सोचते हैं यार मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया चलो IAS बन गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला भाई। ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन डेफिसिट, नॉलेज डेफिसिट जो है वहां तक हेल्प आउट करेगा। तो कोचिंग का जो परसेंटेज होता है ना आपके सक्सेस में, वो हार्डली 2-4% ही होगा। बाकी तो सबका सब सेल्फ स्टडी के ऊपर गेम है। तो इसलिए मैंने शुरुआत से दोनों को बैलेंस आउट किया। जब मेरी कोचिंग खत्म हुई उसके जस्ट बाद ही एकदम से प्रीलिम्स हो गया, वो मेरा किसी तरीके से निकल गया। फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा मेरा, आप ये समझ लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं था मैं उस टाइम पे, इसीलिए उस बार फर्स्ट मेंस में बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि यार आदत नहीं थी एक तो इतना लिखने की। इवन दो लिखते भी थे तो वो फील के साथ नहीं कर पाते कि यार कैसे इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन सारा साथ में करना है। तो वो इट वाज नॉट दैट इजी। पूरे 3-4-5 महीने स्ट्रगल ही करते रहे। और फिर फाइनली एग्जाम में जाके तो मन तो किया कि जाए ही ना है ना, गिव अप करने का मन किया। तो उस टाइम फिर फैमिली ने सपोर्ट किया कि भाई पहला अटेम्प्ट है, इतना परेशानी क्यों हो रहा है उस चीज़ को लेके। तो फिर धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर जो था, जो UPSC जर्नी का था, इट वाज मोर अबाउट स्टेबलाइजेशन। उसमें पढ़ना कम पड़ा था, डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता था कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ें, सब्जेक्ट अपडेट करें, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करें। सेकेंड अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू रीच अप टू इंटरव्यू, बट वहाँ मार्क्स अच्छे नहीं आए बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। और मुझे समझ में आ गई थी कि यार कुछ दिक्कत है मेरे को खुद को प्रेजेंट करने में। तो सर मुखर्जी नगर जो हब है, आपने भी कोचिंग वहीं से ली, तो वहाँ पे आके आपका थॉट प्रोसेस कैसा था? क्योंकि हब है, हर तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं, क्राउडेड मार्केट है, सिलेबस ही सिलेबस है, तो क्या थॉट बना हुआ था आपका? देखिए वहाँ पे आके पहली बार तो डर लगता ही रहता है। हाँ। बट फिर क्या है ना, नॉर्मलाइज कर लेते हो। बिकॉज जैसे मैंने इससे पहले तैयारी की थी IIT के लिए, वहाँ भी यार ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं थे। तो ये भीड़ देखने की तो आदत है, और इंडिया है, भारत है। जिस तरफ जाओगे भीड़ मिलेगी ना। सब्जी मंडी में भी इतने लोग मिलते हैं। सो आई रियलाइज दैट कि भाई ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो मुझे फोकस अपने ऊपर करना है। हाँ नेचुरली जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है ना, कंटेंट एक्सप्लोजन तो होता है कि भाई हर फोटोकॉपी शॉप वाला आपको स्ट्रेटजी समझाने लग जाता है कि मैं बताता हूँ क्या करना है, ये पढ़ना है, ये करना है, वो सब करना है। बहुत नोट्स भी खरीदे रैंडम अननेसेसरली, एंड वो लास्ट में फिर रद्दी में बेचते हो आप। तो वो सब दिक्कतें हुई मेरे साथ स्टार्टिंग के फेज में कि भाई आप सही से पकड़ने में टाइम लगता है चीज़ें। एक सब्जेक्ट पढ़ा पॉलिटी एक बुक से,
वहाँ पे दूसरी बुक अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये वो टॉपर पढ़ा करते थे, आपने वो खरीद ली। आप घर गए, अब दिक्कत शुरू हुई, ना वो पढ़ पा रहे हो जो क्लास में पढ़ा है, ना ये पढ़ पा रहे हो, टाइम लिमिटेड है। सो स्टार्टिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, और वो फोमो की वजह से भी हुई जो आप कह रहे हो ना, कि ज़्यादा लोग ज़्यादा भीड़ को देख के, कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, हर कोई अपना ओपिनियन लेके बैठा हुआ है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एग्जैक्टली। उस ओपिनियन से हट के खुद की स्ट्रेटजी तक बनाने में 1 साल लगा कम से कम। और आपने ये स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करी? क्योंकि जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं सबके लिए। Yes. एनसीईआरटी प्रिपरेशन है, दुनिया भर का इसमें सिलेबस है, तो वो कैसे आपने एक स्केड्यूल मेंटेन करा, और आप क्या स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करोगे कि करना चाहिए? देखो, मेरा जो इनिशियल फेज था ना, मैंने थोड़ा सा ना अपनी इंटेलिजेंस पे कम फोकस किया था। मैंने कहा अभी पहले एक बार इंस्टीट्यूट जो करा रहा है वो कर लेते हैं। ओके। क्योंकि क्या ना, एटलीस्ट आप हर चीज़ में रेजिस्टेंस लेके आओगे तो फिर जो वो करा रहे वो भी नहीं कर पाओगे। हाँ। तो मैंने शुरुआत में जैसे उन्होंने एनसीईआरटीज़ वगैरह के शेड्यूल दिए थे वो फॉलो किए, जो टेस्ट थे वो किए। जब एक साइकिल से मैं निकल गया कि भाई एक बेसिक लेवल, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, कौन सी एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। ऐसे कर करके धीरे धीरे सारी चीज़ों में किया मैंने। और सबसे अच्छा तरीका, हर बच्चे को मेरी यही एडवाइस है, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर साथ साथ में करिए। आपको ये समझ में आता है कि भाई व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। बिकॉज कई बार कोचिंग होती है ना, ओवरबोर्ड चली जाती है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को हिस्ट्री, ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो हर कोई जानता है 2 मेजर रिवोल्ट के बारे में, हर कोई जाना है कि हाँ भाई संथल रिवोल्ट है और एक मुंडा रिबेलियन है। बट क्या होता है ना, बुक्स के अंदर 10-20 और भी हैं जो लिखे हुए। यूपीएससी ने पिछले 8-10 साल में एक भी क्वेश्चन इन दोनों के अलावा पूछा नहीं है। अब मेरी प्रिपरेशन, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इन दो पे ही फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना, आप बहुत सारे ज़्यादा विस्तार में चीज़ों में चले जाओगे, खो जाओगे। और जैसे आपने बोला कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में एक क्लैरिटी क्रिएट करनी है कि इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आईआर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, हर बार स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, फेल होगे, अपडेट भी करनी पड़ेगी। तो वो चलता रहेगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट एटलीस्ट फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करिए। तो उसके लिए पहले ये देखिए कौन सी मिनिमम बुक लिस्ट है वो क्रिएट करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अपना 4th फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो ये आप स्टार्टिंग से ही जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैं अपनी हर क्लास से पहले जो भी सब्जेक्ट हुआ करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करता था। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस टाइम सिलेबस नया चेंज हुआ था 2013 में। तो इसीलिए ज़्यादा पीवाईक्यूज के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते थे, बिकॉज सिलेबस बिल्कुल नया आ गया है। अब इथिक्स का तो पेपर ही पहली बार होना था, अब कहाँ से देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी एक मिल गया, मेंस के लिए तो न्यू ऑल टुगेदर जर्नी थी सबके लिए, कोचिंग के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो वो फिर आपको कुछ कब कर नहीं सकते, लेकिन 2-3 साल के अंदर आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके का स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। तो एग्जाम को देखते रहिए, लिव विद इट, हमेशा पीवाईक्यूज की अपनी बुकलेट्स वगैरह साथ रख के सोइए, अच्छा रहता है। राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले प्रीलिम्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हार्ट के लिए बहुत क्लोज भी होता है कि सबसे पहला एग्ज़ाम है। तो जब आपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, प्रीलिम्स के साथ सबसे बड़े वो फर्स्ट डे वाला पूछ रहे हैं कि भाई जिसने एग्जाम देने गए, एग्जाम देने गए थे, इट वाज मोर लाइक नॉर्मल, बिकॉज मैं जितने भी इंस्टीट्यूट के भी एग्जाम थे वो भी हर संडे दे ही रहा था। बट हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे ही पेपर मिलता है, ठीक है, तब एक अलग ही लेवल की एनलाइटनमेंट मिलती है। क्योंकि एग्जाम में कोचिंग जब पेपर बनाते हैं ना, तो वो कुछ सेट ऑफ बुक्स से ही बनाते हैं। यूपीएससी के पास पूरी फ्रीडम है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने आंख बंद कर लिया, क्या हो गया मेरे साथ। फिर सेकंड क्वेश्चन, तो जो एक्सपीरियंस है वो स्टेजेस में है। फर्स्ट आपका जो फेज है वो ये आएगा कि यार मेरे से होगा ही नहीं शायद आज, तो इमोशनल आउटबर्स्ट आता है एकदम से। फिर धीरे धीरे आप सोचते हो कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन स्टिल डू इट। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स था उसमें मैं डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पा रहा था। 50-50 जैसे करते हैं हम पेपर्स के अंदर कि भाई इन दो में से कौन सा ऑप्शन होगा, मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। 100 में से मैं बहुत ही मतलब रिलेटिवली कम क्वेश्चन कर पाया था। और उस टाइम पे 2014 में सीसेट के भी मार्क्स जुड़ते थे। तो फर्स्ट पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। इनफैक्ट मुझसे जो लोग रिलेटिवली कम परफॉर्म करते थे कोचिंग में, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा करके आ गए थे, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्होंने किसी भी तरीके से हिम्मत लेके आ गए वो करने की। सीसेट में मैंने प्रैक्टिस किया करता था एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प की। सीसेट में मैं 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन किया करता था, 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन,
और उस दिन फिर वही दिक्कत हुई मुझसे, मैथ में मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी पूरी कॉम्प्रिहेंशन करी और इनफैक्ट उसमें से मेरी 80% करेक्ट थे। वाओ। तो उसी वजह से मेरा प्रीलिम्स पास हुआ था फर्स्ट टाइम। ओके। तो इट वाज लिटरली लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। हाँ। फर्स्ट पेपर से लेके सेकंड पेपर तक वो सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, फाइट टिल द एंड। राइट। रिजल्ट किसी को नहीं पता बट फाइट टिल द एंड, तो वो एक अच्छी चीज़ रही और फिर बाद में निकला भी, देन इवेंचुअली फिर मेंस देने गए। एंड जो प्रीलिम्स का पेपर है वो काफ़ी अनसर्टेन भी माना जाता है, डिफिकल्ट, रैंडम, कट ऑफ भी अनसर्टेन, बट आपने हर बारी 6 अटेम्प्ट्स में 130 प्लस स्कोर किया, इसका क्या सीक्रेट था, हाउ कम? देखिए 130 मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं आया था, बाद के पांचों में रहा। ओके। उसका मेन रीजन यही था कि मैंने फर्स्ट टाइम में लर्निंग कर ली थी, क्योंकि जब हाँ। मेरा फर्स्ट जीएस का पेपर अच्छा नहीं हुआ उस लेवल का जैसा मैं चाह रहा था, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, तो मैंने रियलाइज किया डिसीजन मेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। राइट। तो उसके बाद मैंने उस पर एफर्ट डालना शुरू किया। मैंने सारे एग्जाम देना शुरू किए, चाहे वो सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, एसबीआई का हो, सारे पेपर देना शुरू किया। और लॉजिक यही था कि भाई एग्जाम एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को टेस्ट करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम ही नहीं देते। अब अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो भाई आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? सो फियर को हटाओ और धीरे धीरे करके फोकस ऑन दोज थिंग्स विच मैटर इन द एग्जामिनेशन। तो वो मैंने किया एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर मैंने यूपीएससी की नर्व पकड़ ली थी, बहुत सारे शॉर्टकट भी सीख गया था मैं कैसे मार्क्स लेके आए। शुरुआत में एक टाइम पे क्या हुआ करता था, साइंस के हर आंसर का मतलब मोस्टली क्वेश्चन का आंसर डी हुआ करता था, एंड आई ग्रैब्ड इट। जब भी मेरे को कंफ्यूजन होती आई यूज्ड टू गो फॉर डी। वाओ। और सो लिटरली हुआ यही ना चीज कि जब आप मेहनत करते हो, धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर समझ लेते हो। और मुझे ये चीज समझ में आने लगी कि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो क्या आंसर दे रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज पकड़ ली मैंने, उससे मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप मिला। मेरे ऑप्शनल ने भी मेरे को काफी हेल्प किया, क्योंकि हिस्ट्री नॉर्मली बच्चों के मार्क्स कम आते हैं प्रीलिम्स में, पढ़ने में दिक्कत होती है। मेरा ऑप्शनल था तो वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते थे ओवर अदर्स। तो ये दो चीज़ों ने बहुत वर्कआउट किया यार। मैंने स्ट्रेटेजिकली बहुत प्रिपेयर किया इस चीज़ को। हर सब्जेक्ट के मेरे कंसेप्ट एक बेसिक लेवल से ऊपर थे। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती थी। हाँ, शुरुआत में प्रिपरेशन के टाइम दिक्कत थी, बट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इंश्योर किया किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक लेवल क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। ट्रेनिंग किया अपने आप को, बहुत माइंडसेट, बहुत पेपर सॉल्व किए, एंड धीरे धीरे करके इट बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी यही तरीका है, देयर इज नो अदर वे। यही आप जो भी बच्चा करेगा वो हम 100% अच्छा करेगा। हाँ, एंड इसके बावजूद होता है ना, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ हम तो यही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा, फेलियर्स बार बार फेस करते हैं, एंड उसके बाद वो इतना सेटबैक में चले जाते हैं, जो कि यूजुअल भी है। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कैसे अब इसको ओवर थ्रू करें। तो वो चीज़ उनको कैसे उस चीज़ से डील करना चाहिए, ये डिप्रेशन वगैरह जो इसके बाद होने लगता है? देखिए तरीका क्या है ना कि यस देयर कैन बी एन इमोशनल बैकलैश। आपने पेपर दिया, पास नहीं हो पाए, सही तरीके से उसको समझिए। आई हैव सीन पीपल जो 4 बार प्रीलिम्स में फेल हुए, 5वें अटेम्प्ट में सीधी सिलेक्शन। आई हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब बहुत खुद का लंबा एक्सपीरियंस है। आई बीन फॉलोइंग दिस एग्जाम सिंस 2013। तो 12-13 साल हो गए मेरी लाइफ के। पहले खुद प्रिपेयर किया, फिर थोड़ा टाइम सर्व किया, फिर बच्चों को पिछले काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो भाई आप सीखिए दिक्कत क्या है, नंबर 1, एंड नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें। बहुत बच्चे देखिए सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में जाके, जो आता है उसके अगेंस्ट आंसर करते हैं। वो उससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो वो अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। एंड प्लस अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करिए, फैमिली के साथ जेलिंग अच्छी रखिए, ओपन कम्युनिकेशन रखिए, देन यू कैन ऑलवेज ओवरकम दीज थिंग्स। कि भाई जो इमोशनल प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर, अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और इवन अ साइकेट्रिस्ट इफ रिक्वायर्ड। क्योंकि मुझे भी जब दिक्कत आई तो मैंने पहले फैमिली से कंसल्ट किया, मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि भाई दिस इज हैपनिंग, एंड दे टोल्ड मी कि देखो यार सिविल्स में ऐसे केसेस बहुत नॉर्मल है, तो आप सही तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा यार आपको चाहिए सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी एज वेल एज फैमिली, एंड आई थिंक दैट वी ऑफन गेट। थोड़ा सा उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टे इन आइसोलेशन। जितना आइसोलेशन में रहेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे या बिल्कुल बहुत स्ट्रांग भी बन सकते हैं, बट ब्रेक डाउन के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट्स बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे क्या पॉइंट्स है दे शुड अवॉइड, डूज एंड डोंट्स, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड है कि ये तो नहीं करना है? देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े चारों चॉइस पढ़े,
हाँ, आपको लगा नहीं ए ही आंसर है, आपने yeah, BCD छोड़ ही दिया। yeah. से बहुत बार, जैसे एक बार क्वेश्चन आता प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हम्म, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने में अच्छी लग रही थी, लेकिन डी उससे और ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने लिखी हुई थी। हम्म, अब आंसर ए नहीं था, डी था। बहुत बच्चों ने क्या किया, ए देखा वहीं पे मार्क कर दिया। सो जल्दबाजी में मत रहो यार, प्रोसेस क्रिएट करो अपना, ठीक है। हम्म, और हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स की रीच आउट करने की कोशिश करो। कभी भी ईगो पे मत लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि यार मेरा तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, मैं इकोनॉमिक्स के सारे आंसर करके जाऊंगा प्रीलिम्स के अंदर। भाई जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन करना सीखो कि 80 क्वेश्चंस करने हैं, 85 क्वेश्चन करने हैं। वो पर्सपेक्टिव डेवलप करो कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है। प्रीलिम्स के लेवल पे ये है, मेंस के लेवल पे आपको ऐसे लिखना ठीक से सीखना पड़ेगा, एथिक्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा, right. ऑप्शनल का जो भी है, मतलब सारे पेपर्स, इवन लैंग्वेज। आप ये समझिए, बहुत बच्चे हर साल लैंग्वेज पेपर में फेल होते हैं, जो जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसकी कट ऑफ पास करनी पड़ेगी मिनिमम आपको। जो कि ऐसे नहीं भी करते। बच्चे हैं। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही फेल्ड इन लैंग्वेज पेपर फॉर 3 इयर्स इंग्लिश में। तो आप सोचिए ना कि मतलब ही कुड हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम 3 इयर्स अर्लियर। Earlier. तो ये जो बीच का जो दिक्कतें हैं वो इसी वजह से हो रही थी। तो आपको हम्म, समझना पड़ेगा भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को ठीक से देखो, स्ट्रेटजी बनाओ, अपने फैकल्टी से मिलो, मेंटरशिप लो, एंड देन रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। सर अब बात करें जो रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स होती है, उसमें जो द हिंदू न्यूज़पेपर को कंसिडर करना होता है स्टूडेंट्स को, उनको बहुत टफ लगता है कि क्या करें, उसके नोट्स लें, कट आउट बनाएं, कैसे उसको ग्रास्प करें इंग्लिश को, इनको समझ नहीं आता। देखिए होता ही है ना, मैंने भी जब स्टार्ट किया, हाँ, मुझे आधी इंग्लिश तो समझ ही नहीं आती, इसमें लिखते क्या थे वो, हाँ, है ना। आप ये भी लिख सकते हो पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, वो हाँ, लिखेंगे पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो। अब वाह, इम्ब्रोग्लियो वर्ड अपने आप में इतना हैवी वर्ड है, अब हैवी, तो समझ में आ जाता, तब नहीं आता था। राइट, डिक्शनरी साथ लेके बैठो, नंबर हाँ, 1। नंबर 2, देखो फेज वाइज पढ़ो। हाँ, शुरुआत में बहुत ज्यादा नोट मेकिंग के पीछे मत भागो, बिकॉज क्या होता है ना, अब आपको समझ ही नहीं आता, आप पूरे न्यूज़पेपर को छाप देते हो। तो मतलब द हिंदू, आपने अपने नाम का एक अलग न्यूज़पेपर डाल दिया। यू बिकम द एडिटर ऑफ दैट, है ना। सेम वर्ड, सेम एवरीथिंग, और वो हाँ, एग्जाम में काम नहीं आता। राइट, तो पहले ये समझो कि सिलेबस क्या है, तो हाँ, सिलेबस दीवार पे चिपका के रखो या अपने एक फोल्डर बना के रखो, रखो, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करो कि जो रेलिवेंट पार्ट है सिलेबस की, उसी के ऊपर आप ज़्यादा पढ़ने के ऊपर ध्यान दें। पॉलिटिकल न्यूज़ पे मैं बैठ के पढ़ने लग जाता था, बैठ के मुझे लगता शायद यही पूछा जाएगा। तो शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आया, मुझे किसी ने बोला कि भाई न्यूज़पेपर की कटिंग कर लो, नोट्स मत बनाओ। तो ओके, मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर मैंने उसको कॉपी पे चिपकाना शुरू कर दिया, कटिंग्स को। ऐसे करते करते मुझे एक टाइम आया, मैंने कहा ऐसा करूँ क्या मैं। हाँ, एंड माय मदर यूज्ड टू से इट एवरी डे कि कैंची लेके बैठता है, हाँ, अरे क्या करता है, पढ़ाई करता है, करता है क्या क्या है करता है, है ना। क्या इसको क्या नई हॉबी आ गई है इसकी, न्यूज़पेपर कटिंग। तो बहुत टाइम हुआ, तो फिर एक दिन मैंने बोला कि यार ये तो, इससे तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैं उसको फिर रद्दी में बेचने के लिए गया। तो मम्मी मुझसे पूछती, बेटा वो न्यूज़पेपर रद्दी में बेच रहे हो, अलग अलग बेचोगे साथ में बेचोगे, वो कटिंग्स भी साथ में बेचोगे क्या। तो आई वाज वेरी एम्बेरेस्ड दैट डे कि हाँ यार क्या कर रहा हूँ मैं। सो काम ऐसा करो जिससे कि यूटिलिटी निकले। राइट, और इसलिए बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम, पहले एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, जैसे पॉलिटी मैंने पढ़ लिया, फिर उसके न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओगे, ज़्यादा अच्छे बनाओ, समझ आए, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आता है। मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, RBI ने रेपो रेट में क्या चेंज किया, मैं उसके नोट्स बनाने बैठा हूँ, कुछ ना कुछ समझ आ रहा ना कुछ, कोई फायदा नहीं, यूज़ नहीं कर पाओगे उसको। राइट, तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो। न्यूज़ मैगजीन्स आती हैं इंस्टीट्यूट्स की काफ़ी अच्छे लेवल की, उसको यूज़ करो। सिर्फ उस पार्ट पे खुद से नोट्स बनाओ जिस पे कि जो मैगजीन्स है वो उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रही। बिकम स्मार्ट। आई हैव सीन पीपल यूजिंग मैगजीन्स वेरी वाइजली और अच्छा रिजल्ट दिलाते हुए। न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत ज़रूरी है अपनी खुद की नॉलेज के लिए। इनफैक्ट इंटरव्यू के टाइम तो आपके पास और कोई मौका ही नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि मैगजीन थोड़ा ना आपको वो आज सुबह का पूछ लेंगे, फिर क्या बोलोगे कि मैगजीन नहीं आई सर। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड हैबिट, बट थोड़ा सा फेज वाइज सीखो उसको, और नोट्स उतना ही बनाओ जितना रेलिवेंट है, और वो आपको टाइम के साथ आएगा। तो प्लीज लर्न अबाउट इट। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इसके यूट्यूब के ऊपर, कैसे नोट्स बनाने, वो देख लो जाके। न्यूज़पेपर से। सो मतलब सिलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए या फुल फ्लेजेड? सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, फोकस करना है एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, ओके, और हमेशा ध्यान देना है कि अननेसेसरी एक टॉपिक के ऊपर 50 आर्टिकल मत पढ़ो। जो सबसे होलिस्टिक आर्टिकल है वो पढ़ो। इनफैक्ट मेरे को तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये भी समझ में आया कि जिस दिन जो जी न्यूज़ आती है ना, उस दिन उसको मत पढ़ो।
राइट। उसकी डेवलपमेंट होते होते 2 हफ्ते हो जाते हैं, तब तक अच्छा एडिटोरियल आता है जो सारे फैक्ट्स को लेके फिर लिखा जाता है। फिर बनता है। तो इसलिए तब उसके नोट्स बनाओ। आप पहले दिन बना लोगे, हाँ, ठीक अब है, उसमें प्रोग्रेस आती एग्जैक्टली रहेगी जैसे कुछ ना मान कुछ। लीजिए आपसे कोई पूछे कि इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप कैसा है, सबको हाँ, पता हो ट्रम्प रोज टैरिफ लेके बैठा होता है। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए मैं पहले दिन नोट्स बनाता हाँ, तो उसका क्या कोई फायदा होता? हम्म, नहीं। आज थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। मिल जाएगा उसके हम्म, ऊपर। तो ये एक तरीका होता है कि भाई आप थोड़ा न्यूज को ना आने दो एक लेवल पे, राइट। फिर नोट बनाना, ताकि आप पढ़ के कम अच्छे पॉइंट्स तरीके से बना सके। That's एंड the- ये बिगिनिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या टाइम वेस्ट पढ़ ऑफ लो, टाइम? परेशान मत हो उसको लेके, जितना ओके। समझ में आता है उतना पढ़ते जाओ। पहले 4-5 महीने सिर्फ हम्म, समझ लो दिस इज मोर ऑफ जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज, हाँ, ठीक है, चलता है। हाँ, उसमें परेशान नहीं हो रहा है कि भाई मेरे को समझ नहीं आया, जितना समझ में आया उतना ठीक है। राइट। दैट्स द वे अबाउट इट। धीरे धीरे करके आपकी लर्निंग बढ़ेगी। क्या नोट बनाना वो आप सीख जाओगे, मैगजीन्स में जो आता है अच्छे तरीके से, बिकॉज मैगजीन्स में वो क्या करते हैं, द हिंदू को ही लेते हैं, उसी का आर्टिकल्स की वजह से पॉइंट फॉर्मेट में आपको बना के देते हैं। तो जो सब्जेक्ट वहाँ पे अच्छे से कवर्ड है, जैसे कि पॉलिटी कवर्ड होता है, आईआर कवर्ड होता है, इकोनॉमिक्स कवर्ड होता है, उसके आप खुद से नोट्स मत बनाइए। राइट। उसका आप सिर्फ फैक्ट्स और अच्छे ओपिनियन जो है बस वो उनके ऊपर। इनफैक्ट मैंने बाद में यही किया, हमने 4 नोटबुक अलग बनाई पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए, और सिर्फ उतना लिखता था जो विच वाज यूनिक इन्फॉर्मेशन, विच आई कैन इंटीग्रेट इन माय आंसर राइटिंग। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके इनफैक्ट द हिंदू से मैं शिफ्ट हो गया द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। द हिंदू मैगजीन बनाती थी और इंडियन एक्सप्रेस के मैं ओके। और मिक्स करके सिलेक्शन। ये नहीं करना है। हाँ, तो मतलब वो तरीका है ना, अब आप खुद सीखिए ना। स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी स्मार्ट पड़ेगी। स्टडी करना बहुत जरूरी है। राइट। यही आपको सीखना है यार, मुझे सिलेक्शन चाहिए। आप एग्जामिनर की तरह सोचो, एग्जामिनर आपको क्यों सेलेक्ट करे? राइट। क्योंकि आपके आंसर थोड़े डिफरेंट है, थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो तभी होंगे जब आपके पास कंटेंट थोड़ा सा यूनिक होगा। राइट। तो यूनिक चीजों का नोट्स बनाइए, जो बेसिक चीजें हैं वो मैगजीन से ले लीजिए। एंड ये जो जैसे ये न्यूज़पेपर के लिए तो आपने अच्छा खासा ब्रीफ दिया, देन करंट अफेयर्स हैं, इसके लिए भी इतना मटेरियल समंदर समान जिसका कोई एंड नहीं है अवेलेबल है यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, मार्केट में, हर जगह। ऊपर से इंस्टीट्यूशंस वाले अपने अलग देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो ये कैसे पिकअप करे कि कौन सा मटेरियल से पढ़ना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं, वो चीज़ कैसे? सिर्फ कोई एक मंथली मैगजीन रेपुटेड जो भी 4-5 इंस्टीट्यूशन है, सबकी एक मंथली मैगजीन आती है और लगभग आसपास ही होती, कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके। जो आपको पढ़ने में ठीक लगे वो आप पढ़ लीजिए बस, उसमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आई डोंट इवन रेकमेंड टू मेनी वीडियोस जो यूट्यूब पे चलते हैं फॉर दिस पर्पस। रीजन क्या है ना, आप वीक बनते चले जाओगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है भाई, आपको खुद के लेवल पे इंटरप्रेट करना सीखना है। आप हमेशा किसी और का ओपिनियन सुनेंगे तो फिर आप खुद से कैसे बनेंगे? तो पहले 3-4 महीने अगर आपको किसी की हेल्प लगती है एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने के लिए तो ठीक है, बट आफ्टर 4-5 मंथ्स उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। आप या तो वीडियो देखेंगे, एडिक्शन है वो भी एक, राइट। आप कितना टाइम देंगे उस चीज के लिए डेली बेसिस पे? एडिक्शन है, उतनी एग्जाम में आएगा भी नहीं। एग्जैक्टली। एग्जाम में तो 20 ही क्वेश्चन आने ना, आप लगे हुए रोज रोज 5 क्वेश्चन वहां से पढ़ने में, इतने क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे, रोज शाम को थोड़ा ना एग्जाम है। एग्जैक्टली। तो रेलिवेंट सिलेबस, पीवाईक्यूज, उसके बेसिस पे देखिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एफर्ट डालिए। जब तक आप ये चूज नहीं करेंगे विच इज रेलिवेंट, तब तक भाई टाइम वेस्ट ही होना है, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड ये सब चीज़ों को समझाने के लिए मेंटरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। मेंटरशिप की कितनी वैल्यू आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखिए इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा है, जब बच्चा खुद से एक बार प्रीलिम्स मेंस दे लेता है या पास कर लेता है तो वो एक लेवल पे आता है, उसको पता है कि वट एवर ही इज डूइंग इज राइट, वैलिडेशन आता है ना। राइट। बट इनिशियल स्टेज पे वैलिडेशन चाहिए होता है बच्चे को, तो वो मेंटरशिप से आता है सही रास्ता बताने के लिए। कई बार क्या होता है ना, आप जो चीज़ सीखेंगे 2 महीने बाद वो आपको पहले बता दे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। इसलिए मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, प्लस फेलियर के बाद मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू हैव टू गिव अ लेवल ऑफ मेंटल कंफर्ट एट द सेम टाइम यू हैव टू शो देम द पाथवे आल्सो। तो आई वुड से कि मेंटरशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था उस टाइम पे, एंड इट डिड वर्क। एंड वन थिंग सर कि ये जो ऑप्शनल चूज करना होता है, स्टूडेंट्स होता है ना, वो अपनी नीश के बाहर ऑप्शनल चूज कर लेते हैं, देन उसके बाद वो वहाँ पे फंस जाते हैं, नंबर नहीं ला पाते। तो उसको चूज करने का राइट क्राइटेरिया क्या है? देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे मेरे केस में क्या हुआ, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। हाँ। तो मेरा आईटी ऑप्शनल है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा चूज, भाई कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास। राइट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको क्या है ना कि भाई आप टॉप जो सब्जेक्ट्स हैं,
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो न्यूट्रल है, जो कोई भी पढ़ के कर सकता है। हम्म हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हम्म एंथ्रोपोलॉजी हो गई, 4-5 ऑप्शन जो सबसे फेमस है। हम्म आप क्या करिए, पहले जनरल स्टडीज की पढ़ाई स्टार्ट करिए। हम्म कम से कम ये 3-4 सब्जेक्ट का बेसिक हो गया। फिर आप क्या करिए कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उस सब्जेक्ट के, हम्म खुद का इंटरेस्ट देखिए, क्या 3 साल पढ़ सकते हो इस सब्जेक्ट को Right. डिटेल में, डेप्थनेस के साथ। हम्म प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके लिए मेंटरशिप अवेलेबल है कि नहीं है, है कि नहीं? इसके अंदर पिछले कुछ साल में अच्छा रिजल्ट आया है कि नहीं आया। बिकॉज किसी सब्जेक्ट का तो क्या होता है, 1 साल अच्छा रिजल्ट आया, फिर 1-2 साल नहीं आया, फिर से अच्छा रिजल्ट आ गया। एक साइकिल चलती रहती है यूपीएससी के अंदर। तो जो भी बच्चा ये काम करता है वो अच्छे से अपना ऑप्शन चूज कर पाएगा। ओके तो पैरामीटर्स यही हैं, पीवाईक्यूज एक बार कम से कम जीएस के लिए पढ़ लीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसे कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिलेक्शन जल्दी से नहीं होता है, तो यार ये चूज करके मत बैठिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर नाउ लेट्स हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड, जल्दी से क्वेश्चन लेना है, सोचना नहीं है। एक सब्जेक्ट जो आप डिलीट करना चाहते हैं यूपीएससी से। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट मैं कहूँगा कि एथिक्स, व्हाई? बिकॉज नेचुरली इससे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम आ नहीं रहा है। अच्छा एथिक्स सिखाना चाहिए स्कूल के अंदर, है ना, बच्चे यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग सीख लेते हैं, राइट और उसका इम्पैक्ट जो मैंने सिविल सर्विसेज पे एज सच देखा है, हाँ आई डोंट थिंक एनी मेजर चेंज हैज कम बिकॉज ऑफ इट। राइट ओके सो ओवर कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट ज्यादा खतरनाक क्या है? यार देखो, स्टेज बाय स्टेज है। इनिशियली ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर आप सेल्फ डाउट में जी रहे हैं, राइट और लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के टाइम तक अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो दिक्कत है। दिक्कत है। सो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, बैलेंस्ड, दैट्स द Right. बेस्ट वे टू लिव। ओके सो फेवरेट ऑप्शनल अदर देन योर्स? लार्जली अगर मुझे मतलब फेवरेट का, देखो 2 चीज़ें हैं। एक है अगर मुझे रिजल्ट निकालना है तो प्रोबेबली मैं जाता पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी के लिए, हाँ लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से पढ़ना तो शायद फिलॉसफी। ओके एक बुक जो सब एस्पिरेंट्स को पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ एस्पिरेंट्स बाकी बुक ना ही पढ़े, अपनी पढ़ ले, बहुत है तुम्हारे लिए। ओके बट अगर फिर भी पढ़ना हो तो 2-3 बुक अच्छी अच्छी हैं, जैसे सेपियंस करके बहुत अच्छी बुक है, विच टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो ऐसे वगैरह में भी काफ़ी यूज हो जाती है। तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प की बुक पढ़नी है तो एक द पावर ऑफ नाउ बहुत अच्छी बुक है। इट इज़ बाय एक एरिक टोलहार करके एक राइटर है, ओके ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी गुड राइटर एंड दैट्स अबाउट हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके तो वो बहुत अच्छे हैं, Okay. वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ नाउ। ओके सो क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखो, इनिशियल टाइम में जब आप पढ़ाई करते हो तो ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर, बट धीरे धीरे करके जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा चुके हो तो बहुत छोटा मोटे कोर्सेज करने हैं तो ऑनलाइन, बिकॉज टाइम बच जाता है। इनिशियली डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन में आता है। राइट ओके सो ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर होम प्रिपरेशन? डिपेंड करता है ना, मतलब देखिए, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है घर पे, जैसे मैंने मोस्टली घर से प्रिपरेशन की है, ठीक है। इवन दो कोचिंग यहाँ पे की थी मुखर्जी नगर में, लेकिन प्रिपरेशन वहीं पे रह के की है, फिर भी रिजल्ट निकल गया। क्यों? बिकॉज घर पे एनवायरनमेंट ठीक था, मतलब डिस्टर्बेंस रिलेटिवली लेसर साइड में थी। तो जहाँ भी आप अपने एनवायरनमेंट अपने हिसाब से बना सकें, दैट इज द बेस्ट वे। ओआरएन से एज सच कोई लिंक नहीं है सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे अच्छी कोचिंग होती है, दैट्स ट्रू, बट रिजल्ट तो उसी का निकलेगा जो डिसिप्लिन होके अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा। राइट सो रोल ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिसके पास अच्छे फ्रेंड है सबसे बड़ी दौलत वही है ना। तो फ्रेंड्स का रोल यही है कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो, आपको हेल्प आउट करें, कोई नीड हो तब आपको हेल्प आउट कर दें उस चीज़ के लिए। मेरे 2 दिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। आई कुडंट गो आउट ऑफ द हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो शाम को आते थे 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा सा माहौल ईजी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिविटी रह जाती है, आप भूल जाते हैं कि आपने दिन भर क्या किया। तो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स आर रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रिपरेशन? स्टेबल है तो यस, नहीं तो नहीं। ओके तो उल्टा ही जाएगा फिर सब कुछ। एग्जैक्टली प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। रिलेशनशिप एडवाइस? कोई एडवाइस नहीं, कुछ काम नहीं करता। गो ऑन योर ओन पाथ। ओके आप डिपेंड करता ऑन पीपल, है ना। इट नथिंग वर्क्स। आपको देखना है कि व्हाट वर्क्स। अपनी वैल्यूज आप देख सकते हैं, जो मैचिंग करते हैं वो उस हिसाब से चलेगा भाई। किसी को कोई एडवाइस नहीं। लाइक विद एज आई हैव रियलाइज्ड नो एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट नेचुरली चाहिए आपको लाइफ में, वो चाहे किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे एज अ किड, एज अ एस्पिरेंट, एज अ हस्बैंड, एनीथिंग, एनी रोल इन लाइफ यू नीड फैमिली सपोर्ट। यस। तो सर जो ऑप्शनल में हिस्ट्री, वो आपका भी प्लस पॉइंट रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं उनको भी ये रहता है कि, और एक्चुअल में भी उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो उसको किस तरीके से ग्रास्प करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी?
देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल में 4 पार्ट है जिसमें हम 3 पार्ट इंडिया के हैं, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ओके। और 1 पार्ट हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो सबसे पहले सिलेबस को देखो, और सिलेबस देख के डरना नहीं है, क्योंकि सिलेबस में कम से कम बताएं तो ये ना यार इंडिया का ही तो इतिहास है, कि बाहर का थोड़ा ना है। हाँ। और बाहर वाला भी जो बहुत लिमिटेड है, हाँ। रिलेटिवली सबसे छोटा पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का होता है। ओके। सो पहले ठीक से सिलेबस को देखो, स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनको फोकस में लेके आना है ना। जैसे कि एंशिएंट इंडिया के लिए उपेंद्र सिंह बहुत अच्छी बुक है, मिडिएवल के लिए बीए इग्नू के नोट्स बड़े अच्छे हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए शेखर बंदोपाध्याय प्लस बीएल ग्रोवर, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रंजन चक्रवर्ती प्लस नॉर्मन लू। सिर्फ इन लिमिटेड बुक्स के ऊपर पढ़ाई करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। इतना भी कर लेंगे ना आपका काम हो जाएगा। और देखिए देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिलेबस फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर। जैसे अगर मुझे आंख बंद करके मुझसे कोई पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आता है, मुझे पता है एनलाइटनमेंट के टॉपिक से आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आएगा, या यूनिफिकेशन ऑफ इटली या जर्मनी से आएगा, या फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वॉर से आएगा। तो इफेक्टिव बनो ना, राइट। आपको कौन सा हिस्टोरियन बनना है, आपको कौन से अपने व्यूज डेवलप करने हैं हर चीज के ऊपर। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन विच पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। राइट। क्योंकि देखो हिस्ट्री का चूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलती है। जैसे इस साल 2025 में 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 दे केम फ्रॉम हिस्ट्री। तो आप सोचिए ना आपको कितना बड़ा सिलेबस यहाँ से साथ में हो गया। ये तो एनीवे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। राइट। मेंस में पेपर 1 के अंदर आपका 1/3 पार्ट हिस्ट्री है। ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो, कई बार हिस्टोरिकल थीम से ऐसे आता है, तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब मेरे तो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। राइट। ठीक है। एंड फाइनली ऑप्शनल में भी जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लाइक दिस ईयर मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड दिस। इंटरव्यू में उनकी हेल्प आउट कर रहा हूँ अभी, और सिलेक्शन भी बहुत अच्छा खासा चलता है। तो एक सेफ सब्जेक्ट है रिलेटिवली। हम बहुत लंबे टाइम से इसमें सिलेक्शन आते रहे हैं। Okay. At 2021 rank 1 she was from history optional. And what is the perfect writing style for writing answers of history? Quotes कैसे याद रखने हैं और कलेक्ट करने हैं, मैपिंग कैसे करनी है? हाँ, तो मैपिंग देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इसका हिस्ट्री ऑप्शनल का। तो मैपिंग के लिए एक्चुअली मैं तो कहता हूँ कि भाई आप मेरा कोर्स कर लीजिए, बिकॉज मैंने जब मैपिंग सीखी थी मैंने कम से कम 3 से 4 बुक ली। गूगल मैप लेके बैठता था उस टाइम पे, गूगल अर्थ का भी सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे करते करते मैंने अपना मैप का पूरा पोर्शन बनाया। बुक्स भी आती, लेकिन बुक्स में गलतियां बहुत ज्यादा है। नहीं तो मेरे कम से कम नोट्स ले लो, मार्केट में बहुत अच्छे से हर बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चों के मेरे नोट्स मिल जाएंगे आपको। उनको बनाने में मुझे कम से कम 3 साल लगे। 3 साल लाइफ के उसमें चले गए। इसलिए वो पोर्शन इतना स्ट्रेंथ के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना कि एक बारी में वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो इसीलिए उसमें टाइम वेस्ट मत करना। बेस्ट है कहीं ना कहीं से मेरे नोट्स निकाल लो, या फिर वीडियो निकाल लो, है ना, या फिर कोर्स ले लो, व्हाटएवर सूट्स यू। और कोशिश करो कि वहां से उसको पढ़ लोगे तो एटलीस्ट यूपीएससी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 में डिफरेंस और 300+ मार्क्स स्कोर करने का कैसी स्ट्रैटेजी रहती है? देखो पेपर 1 हमारा एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री का है, उसके अंदर ही मैप आता है पहले 50 नंबर का, और 200 नंबर आपको फिर जो पेपर दिया जाता है इट्स मोर अबाउट एंशिएंट और मिडिएवल से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आप कुछ एरियाज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे पेपर 1 में एंशिएंट इंडिया के अंदर सोर्सेज अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़िए, मौर्यन पीरियड अच्छे से पढ़िए, बुद्धिज्म जैनिज्म अच्छे से पढ़िए, फिलॉसफी भी स्ट्रांग होगी लाइफ की, और कम से कम क्वेश्चन भी अच्छा लिख पाओगे। इतना भी ठीक से कर लेते हो ना तो एटलीस्ट आप 50 मार्क्स वाला पोर्शन, इनफैक्ट विद मैप 100 मार्क्स का पोर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिमिलरली फॉर मिडिएवल सेक्शन, अगर आप तरीके से अर्ली मिडिएवल वाला पार्ट, फ्यूडलिज्म वगैरह ठीक से पढ़ लें, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को ठीक से पढ़ लें, 18वीं सेंचुरी जिसमें कि डिक्लाइन होता है और ब्रिटिश का राइज होता है, वो ठीक से पढ़ ले, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया बुक सेट उपेंद्र सिंह पढ़नी है फॉर एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल के लिए बीए इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं। ज्यादा बुक्स में मत फंसिए, नोट्स बनाइए। मेरे भी इनफैक्ट नोट्स मार्केट में मिलते हैं, ले लीजिए, है ना, और तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम निकालने आइए। यहाँ ये मत सोचिए कि हिस्ट्री में ये करना है वो करना है, वो नहीं बनना है। पहले दिन से क्लैरिटी बनाइए। इवन आई एम हियर फॉर द सेक ऑफ इट, इसलिए मेरा काम जो है ना 50% टीचिंग है, 50% कोचिंग है। आपको एज ए कोच समझाना है, एज ए स्ट्रेटेजी समझाना है कैसे मार्क्स लेके आने हैं। और 300 मार्क्स उसी बच्चे के आते हैं जो नंबर 1 अपने नोट्स फाइनाइट तरीके से बना के बैठता है, आंसर राइटिंग पे फोकस करता है, बार बार अच्छे तरीके से लिखते लिखते इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चरिंग सीख लेता है, और 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना सीख लेता है।
इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप लास्टली, क्या पूरा कम्युनिटी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे एडुशाला जो इनिशिएटिव आप लोगों का है, मेंटरशिप का रोल देखिए ये होता है कि जब भी आप रास्ते से भटकें तो आपको सही रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, छोटी छोटी डाउट्स होती हैं, उसकी वजह से बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है, छोटी छोटी वजह से जो 2-4 साल 5 महीने के लिए ऑफ ट्रैक हो गया, वो सारी चीज़ों को ठीक करना मेंटरशिप से हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मेंटरशिप जो है जितने अच्छे से बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, उनके रिजल्ट का जो आउटकम है उतना अच्छा हो जाएगा। बट नेचुरली मेंटरशिप के पैरामीटर्स होने चाहिए, मेंटरशिप के लेवल्स डिफाइंड होने चाहिए। जब तक वो सॉर्टेड नहीं होगा तो मेंटरशिप का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये दोनों तरफ है, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि व्हेन मेंटरशिप इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप सिर्फ उसी में ही एक वो सीख लेंगे भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो वो भी सही चीज नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कर रहे हैं कि मेंटरशिप दे दो, क्या करना पता नहीं। और उसमें अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए कि नहीं, तो फिर वो वैसे ही मेंटरशिप का कोई फायदा फ्रूटफुल नहीं है। तो बेटर होगा एग्जाम स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। राइट। तो सर अब जो इंटरव्यूज आने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? देखिए, इंटरव्यू नेचुरली द वर्ड व्हिच इज ऑफन यूज्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पे अब नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो फोकस करिए कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे जब मैंने पहले बार इंटरव्यू दिया था, आई स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स। द मेजर रीजन वाज आई वाज नॉट एबल टू कन्वे। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और मैं बोल क्या रहा हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप सही से नहीं बोल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस आपका हिल जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 1। नंबर 2, make sure you're able to have a frank discussion with everyone, and on the basis of certain parameters, like number 1, आप integrity maintain करेंगे कि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इंटीग्रिटी। अगर आपने झूठ बोला किसी भी तरीके का, 5 people are sitting in front of you, एवरेज एज एटलीस्ट 50 to 60, है ना, 250 साल का एक्सपीरियंस, दे वुड नो इट, पकड़ लेंगे, 2 मिनट में पकड़ लेंगे। सो मेक श्योर आप बिल्कुल अच्छे से फेयरली लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करें, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इंश्योर करना है कि एक सही तरीके से, ओके, सही तरीके से आप जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्ट के लेवल पे आप उनसे साथ बातचीत करें। एंड जब भी कोई क्वेश्चन ना आए तो अच्छे से एक्सेप्ट कर लें कि भाई आई डू नॉट नो अबाउट इट, ठीक है। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, वो यही है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको दिक्कतें आएंगी, बिकॉज आपने कभी इस चीज़ पे उतना ध्यान दिया नहीं। करते जाइए मेहनत, थोड़ा सा इनर्शिया रहता है प्रिपरेशन करने का, बिकॉज इट्स अ फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। ओके, सो मेक श्योर आप इसको सही तरीके से करें, अपनी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे एफर्ट डालें, थोड़ा सा जो आपकी लाइफ से लिंक्ड इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ से लिंक्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे आप जिस स्टेट से हैं उसके बारे में पूछेंगे, उसको ठीक से प्रिपेयर करिए। डैफ जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर हर छोटे छोटे वर्ड के ऊपर नोट्स बनाइए। और थोड़ा सा जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इंडिया की सोसाइटी के लिए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, उस पर अच्छे पर्सपेक्टिव्स डेवलप करिए, बिकॉज आपको कल को जाके लीडर बनना है। आप पेसिमिस्ट होकर अगर बातें करेंगे तो फिर आपको सेलेक्ट करने का उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, पॉजिटिव स्टेट से बनाना है, अच्छे से बात करना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। ओके, कूल सर। लास्टली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसमें भी बहुत कंसिडर होती है यूपीएससी में, वो है हॉबीज़, जिस पे बहुत बोर्ड जो है वो ध्यान देते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ऐसा कोई हॉबी नहीं है, मेंटेन करने का टाइम नहीं मिला। आपने स्पोर्टिंग को मेंटेन करके रखा, फुटबॉल आपको काफ़ी पसंद था, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं हॉबी नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों उस पर काम करना चाहिए? देखिए, हॉबीज़ मोस्टली देखो मिडिल क्लास के लिए क्या होता है ना, हॉबीज होती नहीं है कुछ, हॉबी एक ही है पढ़ाई करना, हाँ, ठीक है, और कुछ हॉबी बन नहीं पाती। हाँ, तो एक्सप्लोरेशन हल्का फुल्का कर सकते हो, उससे क्या होता है ना, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। राइट। जैसे मैं पहले फुटबॉल खेलता था, ठीक है, बट बाद में मैं फुटबॉल खेलता नहीं था, आई यूज्ड टू जस्ट वॉच फुटबॉल। और बाद में जब मेरा एग्जाम में ज्यादा मुझे लगा कि यार टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो आई यूज्ड टू जस्ट वॉच हाइलाइट्स। और जब मुझे लगा उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, यू जस्ट वॉच स्कोर। तो भाई आपको क्या करना है, अपनी हॉबी को अपने हिसाब से चीजों को फॉर्म करना है, जो आपको पसंद है। म्यूजिक मोस्टली हर कोई सुनता है, मोस्टली, है ना, कि कोई ना कोई तो म्यूजिक आप सुनते ही हैं, उसके ऊपर हल्का सा इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए। तो लिसनिंग टू म्यूजिक कैन बी अ हॉबी। तो हॉबी मेंटेन करने का फायदे देखो बहुत सारे हैं, आप उससे थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाते हैं, चीज़ों को लेके
स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प आउट होता है, ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी निखर के आती है। जैसे जो बच्चा स्पोर्ट्स में रहता है, स्पोर्ट्स से लीडरशिप क्वालिटी बहुत आती है। या मान लीजिए आप कैप्टन हो अपनी टीम के, तो लीडरशिप तो नेचुरली आपको करना आएगा ना, एग्जैक्टली तो आपको हेल्प आउट होगा। तो अगर आप यंगर स्टेज पे हैं, अगर आप Yeah. अभी 10th क्लास में, 12th क्लास में और इवन कॉलेज में पार्टिसिपेट करिए फेस्ट वगैरह में, या है ना, तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ आप बाद में हॉबी में अपना लिख सकते हो। और अच्छी चीज़ है अगर आपके एरिया से वो क्वेश्चन पूछे। अगर आप लिखेंगे हॉबी 0, तो वो फिर अपने हिसाब से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे रैंडम। तो वो रैंडमाइजेशन को कंट्रोल करने का तरीका आप खुद अच्छे उसको डेवलप कर कर लीजिए। सकते हैं। बट हाँ, ये बात भी ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया, आज तक कुछ नहीं है, तो भाई फिर आप कुछ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। जैसे बहुत बच्चे लिखते हैं कि आई फॉलो द डिफेंस न्यूज़, आई फॉलो द इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़, तो वो आप Okay. लिख सकते हो फेयरली वेल। एंड प्लस जब इंटरव्यू हो तो प्लीज़ आके मिल लीजिए, आई विल हेल्प यू आउट कि डैफ में किस तरीके से फिलिंग करना होता है। Okay, perfect, sir. And a final message for the youth from your end. देखिए, यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि भाई लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रबलसम। Yeah. अपने प्रिंसिपल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग रखिए। Hmm. चॉइसेस एक टाइम पे जितनी आपके पास बेस्ट नॉलेज थी आपने उसके हिसाब से लिया, तो फ्यूचर में जाके अपने आप को अननेसेसरली रिप्रिमांड मत करिए, मैंने ये गलत चॉइस क्यों ली। Yeah. जब मौका मिले करेक्ट कर लो, ठीक है, हैव फेथ इन योरसेल्फ Hmm. एंड ऑलवेज बी लाइक वाटर। Hmm. जब चेंज करनी हो फॉर्म, चेंज कर सके Correct. विदाउट चेंजिंग द फंडामेंटल्स। Right. ये सबसे अच्छा तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का। Hmm. एम्बिशन बड़ा रखो, लेकिन जो अर्ली 20s है ना, उसमें प्लीज हार्डवर्क जरूर करो। Right. जितना अच्छा सा हार्डवर्क करोगे, लाइफ टाइम जो अननेसेसरी हार्डवर्क है उससे बच जाओगे। Perfect. और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो उसको आपको सही स्टेज पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। Exactly. अदरवाइज डे टू डे स्ट्रगल हमेशा चलती रहेगी। Right. Like if I would not have worked in my early 20s, then my life would have been completely different. Hmm. और शायद मैं आज सोच भी नहीं सकता उसके बारे में कि मैं क्या होता। Exactly. Because जो last 10 years की privilege देखी है, this would not have been there. Exactly. Okay, जिस लेवल पे आज मैं हूँ, जिस जो एंजॉय कर पा रहा हूँ, I don't think I would have been able to do it. जिन लोगों से मिल पाता हूँ, Hmm. जिन लोगों के साथ थॉट्स शेयर कर पाता हूँ, that Yeah. would not have happened. Wow. है ना? तो सिलेक्शन जो यूपीएससी असाइड बाकी भी आप जो भी करेंगे, यू विल बी एबल टू रीच द पिनेकल ऑफ योर लाइफ। Hmm. उसके ऊपर फोकस करो और जिससे हो सकता है अच्छी एडवाइस ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, लेते हुए चलो। और बट करनी अपनी है, अपने हिसाब से। Perfect example, sir. Thank you so much. It's great to have you here. थैंक यू सो मच।